जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वीज़ा ऑफ़िस से कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग किस तरीके से अपने पीसीआर के 2 टेस्ट इस्लामाबाद, कराची और लाहौर जो लैब्स हैं उधर से करवा सकते हैं और उसके बाद आप लोग अपना ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं फॉर योर फ़्लाइट टू रीच इन चाइना। आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम लोग तमाम वो बातें जो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ग्रुप्स के अंदर देखे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में बच्चे डिफरेंट सवाल कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अब फ़्लाइट लेके आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरी कोशिश होगी कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर हैं वो इस वीडियो में मैं कवर कर सकूं और पूरा प्रोसीजर आपको डिटेल्ड प्रोसीजर आपको बता सकूं। जो लोग डायरेक्ट फ़्लाइट के थ्रू चाइना आ रहे हैं और वो लोग जो ट्रांज़िट फ़्लाइट के थ्रू चाइना आ रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर भी करें, ख़ुद भी सुने और जो आपके दोस्त अहबाब रिलेटिव वगैरह आ रहे हैं उनको भी ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें वो बहुत सारे क्वेश्चन जो कॉमनली ग्रुप के अंदर पूछे जा रहे हैं उन सबको एड्रेस करूं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कोई भी स्टूडेंट जिसको एनओसी अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से आ चुका है और वो स्टूडेंट जिनको एनओसी अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं आया, उनके लिए ये है कि वो अपने आईएसओ को ईमेल करें, एडमिशन ऑफिस में ईमेल करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो एनओसी दें। यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो पहले नहीं दे रही थी एनओसी, उन्होंने अभी रिसेंटली एनओसी देना स्टार्ट किया है। तो ये जो प्रोसेस है ये ग्रेजुअल है। होप्स हो कि इंशाल्लाह जो बाकी लोग जिनको अभी तक एनओसी और डॉक्यूमेंट नहीं रिसीव हुए, इंशाल्लाह जल्द ही उन लोगों को भी एनओसीज़ और बाकी तमाम डॉक्यूमेंट वो जल्दी रिसीव हो जाएंगे और होप्स हो कि वो अपना आगे का जो प्रोसेस है वो उसको स्टार्ट कर लें। अब जिन लोगों के पास एनओसी आ चुका है, आइदर वो सॉफ्ट के अंदर आया है या हार्ड में आया है, एनओसी का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपके पास सॉफ्ट में हो या हार्ड में हो, इट डज़न्ट मैटर। जब भी आप वीज़ा ऑफिस जाएंगे तो वो आपसे दो चीज़ें ओरिजिनल मांगते हैं, एक आपका एडमिशन नोटिस है और दूसरा आपका JW201 या 202 फॉर्म, वीज़ा फॉर्म जिसको हम कहते हैं। ये दो डॉक्यूमेंट हमेशा आपसे ओरिजिनल वीज़ा ऑफिस में मांगे जाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी उनका सॉफ्ट में भी काम चल गया है, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जिनका इस तरीके से शायद प्रोसेस हो गया हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ़ द केसेस के अंदर मुझे भी और मेरे जितने भी कोलीग्स थे उन सब को डॉक्यूमेंट हार्ड फॉर्म में रिसीव हुए हैं, तभी हम लोग वीज़ा ऑफिस गए हैं। तो इसलिए काइंडली जब तक आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स रिसीव ना हो जाएं तब तक आप लोग वीज़ा ऑफिस ना जाएं, क्योंकि आने जाने में भी आपका जो किराया है, फेयर है, वो आपका वेस्ट जाएगा, टाइम आपका वेस्ट जाएगा और फिर वीज़ा ऑफिस में जो उसकी फ़ीस है प्रोसेस करने की वो भी आपकी सारी वेस्ट चली जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसके अंदर आपके पास जब आपको एनओसी यूनिवर्सिटी दे दे तो उनको रिक्वेस्ट करें कि हमारे डॉक्यूमेंट डिस्पैच कर दें हमारे एड्रेस के ऊपर, और उनको एड्रेस लिखते हुए अपने सिटी का ज़िप कोड लाजमी दें। एक्टिव मोबाइल नंबर ज़रूर लिखवाएं क्योंकि वो डीएचएल के थ्रू भेजते हैं। सो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट किसी और सिटी में चले जाते हैं। एक दो दोस्तों के साथ ये भी केस हुआ कि उनके डॉक्यूमेंट कहीं केपी के वगैरह और दाएं बाएं कराची वाली साइड पर भी घूमते रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपका मोबाइल नंबर उस पर लिखा होगा, एक्टिव मोबाइल नंबर होगा, तो आपके डॉक्यूमेंट कहीं नहीं जाएंगे। डीएचएल वाले ख़ुद भी रब्ता करते हैं, बड़ी अच्छी सर्विस है।
वो ख़ुद आपसे रब्ता भी करते हैं। अदरवाइज़ आप DHL के ऑफ़िस भी जाके उनसे रब्ता कर सकते हैं। और बिलख़ुसूस जिन लोगों के डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी भेज दे, वो अपनी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके उसका ट्रैकिंग नंबर भी ले सकते हैं। और वो जो आपका ट्रैकिंग नंबर होगा, उस ट्रैकिंग नंबर को आप DHL की वेबसाइट पर, जो भी कोरियर सर्विस यूज़ की जा रही है, मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती हैं वो DHL ही यूज़ करती हैं। सो DHL का ट्रैकिंग कोड लेने के बाद आप लोग उसमें एंटर करें उनकी वेबसाइट पर, तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है कि आपका जो पार्सल है वो किस किस जगह से होके आ रहा है और कहाँ तक पहुँचा है। तो अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हो जाएंगे। जब आपको डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएं, तो डॉक्यूमेंट रिसीव होने के बाद आप उन डॉक्यूमेंट्स को, वो जो आपका फ़ोल्डर आएगा, जो फ़ाइल आपके पास आएगी, उसमें आपका एडमिशन नोटिस होगा और प्लस आपका जो वीज़ा फॉर्म है वो होगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, कुछ लोगों को NOC हार्ड में आ जाएगा और कुछ लोगों को NOC सॉफ्ट ईमेल पर आ जाएगा। मेरे केस में ये था कि मुझे सिर्फ़ दो चीज़ें हार्ड में आई थी, एक एडमिशन नोटिस और दूसरा वीज़ा फॉर्म। जो NOC था वो मेरे पास सॉफ्ट के अंदर था, मैंने उसका कलर प्रिंट ले लिया था। इट डज़न्ट मैटर कि आप उसका कलर प्रिंट लें या ब्लैक प्रिंट लें, लेकिन फॉर अ सेफ्टी फैक्टर मैंने उसका कलर प्रिंट ले लिया था। तो ये तीन चीज़ें आपके पास इस तरीके से आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपने जेरी ऑफिस जाना है और अपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा कि आप जेरी की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से अपना जो भी आप जेरी ऑफिस सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है। लेट्स से कि अगर आपने लाहौर को सिलेक्ट किया है तो लाहौर जेरी ऑफिस वाला जो आपका फॉर्म है वो ओपन होगा, उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद उसके अंदर जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको पुट करें। इसको हम कहते हैं अपॉइंटमेंट फॉर्म, यानी आप उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे कि मुझे वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। नॉर्मली ये है कि आप अपना फॉर्म पहले भी फ़िल करके रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट आपके आ जाएं कंप्लीट, उसके बाद अपना वीज़ा फॉर्म को फ़िल करें। और आलमोस्ट चूँकि वो 30 लोग जो है वो पर डे करते हैं लाहौर के अंदर। इस्लामाबाद और कराची का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन लाहौर के अंदर जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो कोई 25 से 30 लोग पर डे उनके वीज़े को प्रोसेस करते हैं। तो उस लिहाज से आपको फॉर्म पर ख़ुद अपॉइंटमेंट डेट नज़र आ जाएगी कि कब की आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आज अप्लाई करते हैं, फॉर्म को फ़िल करते हैं, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको आलमोस्ट कोई 10 डेज़, 12 डेज़ या 14 डेज़ की बाद की डेट मिल रही होगी। और ये लाज़मी नहीं है कि आपने उसी दिन उस अपॉइंटमेंट वाली डेट को जो मिली होगी उस दिन जाना है। आप उसको चेंज भी करवा सकते हैं, रीस्केड्यूल भी करवा सकते हैं। अगर पहले की कोई डेट अवेलेबल होगी तो आप उसको रीस्केड्यूल कर लेंगे। लेट्स से कि एक स्टूडेंट ने 17 नवंबर उसकी अपॉइंटमेंट डेट थी जेरी वीज़ा ऑफिस में, लेकिन 14 या 15 नवंबर की अगर एक स्लॉट खाली होती है तो वो ऑप्शन में आ जाता है। आप उसको दोबारा से क्लिक करें, पीछे वाली को कैंसिल करवाएं और नेक्स्ट वाली में दोबारा से अपॉइंटमेंट ले लें। तो इस तरीके से आप उसको रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, और इसी तरीके से जो आपकी अपॉइंटमेंट है आप उसको आगे भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। देन जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाए, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने वीज़ा ऑफिस जाना है। वीज़ा ऑफिस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, मैं आपको अपना केस बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैं वीज़ा ऑफिस लेके गया था। देखें, सबसे पहले अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, और ये मोस्टली चूँकि जो लोग आ रहे हैं जो फ्रेश स्टूडेंट हैं उनके लिए ही है, क्योंकि जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है और उनके पास ऑलरेडी उनको चीज़ों का पता भी है, बहुत सारी चीज़ों का, कि उन्होंने किस तरीके से ये सारा प्रोसेस करना है। सो जो फ्रेश स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चीज़ है कि आपके पास, अगर आप PhD के स्टूडेंट हैं तो आपके पास आपकी मैट्रिक, FSc, बैचलर और मास्टर, ये चार आपके पास डिग्रीज़ होना लाजमी है। ठीक है जी, मैट्रिक, इंटर, BSc और मास्टर,
ये 4 डिग्रीज़ आपके पास होना लाजमी है अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं। और इन केस अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो फिर आपके पास सिर्फ मैट्रिक, इंटर और बीएससी की डिग्रीज़ एनफ हैं। अब सम टाइम क्वेश्चन ये आता है, स्टूडेंट ये पूछ रहे होते हैं कि जी हमारे पास बीएससी में ट्रांसक्रिप्ट भी होती है और डिग्री भी होती है, सिमिलरली मास्टर में ट्रांसक्रिप्ट भी होती है और डिग्री भी होती है, तो क्या ये दोनों डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना एचईसी से लाजमी है? तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि मेरे केस में मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स को वेरीफाई नहीं करवाया था, जस्ट मैंने अपनी डिग्रीज़ एचईसी से अटेस्ट करवाई थी। ओनली बीएससी और एमएससी की डिग्रीज़ मैंने अटेस्ट करवाई थी, जो मेरी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनको मैंने अटेस्ट नहीं करवाया था एचईसी से। सो वो लोग जो ये बार बार कह रहे होते हैं कि जी आपके पास डिग्रीज़ प्लस ट्रांसक्रिप्ट दोनों एचईसी से वेरीफाइड होना लाजमी है, अदरवाइज़ वीज़ा नहीं लगेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सजेशंस के तौर पे यही है कि अगर आपके पास टाइम है, आप भिजवा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट, तो आप डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट दोनों भेज दें। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी अपनी डिग्रीज़ सिर्फ करवा चुके हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको ट्रांसक्रिप्ट दोबारा अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपके पास मैट्रिक और एफएससी आईबीसीसी से, जो कि कंसर्न बोर्ड है आपका, वहाँ से अटेस्ट होनी चाहिए, और जो बीएससी और मास्टर की डिग्रीज़ हैं वो आपकी एचईसी से अटेस्ट होनी चाहिए। ये 4 डिग्रीज़ प्लस आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और प्लस मैंने अपने केस में जो मेरा कोविड का सर्टिफिकेट था उसको आपने अपने पासपोर्ट नंबर पे निकालना है, और फिर उसको भी आप लोग मोफ़ा से वेरीफ़ाई करा सकते हैं। मैंने टोटल 7 डॉक्यूमेंट मोफ़ा से वेरीफ़ाई करवाए थे, जिसके अंदर 4 मेरी डिग्रीज़ थी, नंबर 1 मैट्रिक, नंबर 2 इंटरमीडिएट यानी एफएससी, नंबर 3 बीएससी की डिग्री, और नंबर 4 एमएससी की डिग्री। तो ये 4 डिग्रीज़ प्लस कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो हम ऑनलाइन नादरा की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, प्लस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और प्लस मेडिकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो फ़ॉरेन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, ये 7 डॉक्यूमेंट मैंने मोफ़ा से अटेस्ट करवाए थे। और इसके अंदर मैं आपको 2 बातें बता दूं, वो लोग जो आउट ऑफ सिटी हैं उनको, उनके लिए सजेशन ये है कि वो कोरियर सर्विस यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो टीसीएस कोरियर सर्विस यूज़ कर लें या लेपर्ड यूज़ कर लें। लेपर्ड कोरियर सर्विस बनिस्बत सस्ती है टीसीएस कोरियर सर्विस के, और आलमोस्ट दोनों सर्विस के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट वो भेजते हैं और इट डिपेंड्स कि वो 10 डेज़ में या 15 डेज़ के अंदर आते हैं। मैंने अपने डॉक्यूमेंट लेपर्ड कोरियर के थ्रू अटेस्ट करवाए थे। ये 7 डॉक्यूमेंट मैं उनको दे के आया था। जो लेपर्ड कोरियर सर्विस है उसके चार्जेस ये हैं कि 550 में 3 डॉक्यूमेंट्स करते हैं, 550 में 3 डॉक्यूमेंट्स करते हैं, और उससे ऊपर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उसमें 50 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट ऐड कर लें। अब इन केस अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ एक ही डिग्री या एक ही उसका लेट्स से कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रह गया है, तो उसको 550 ही पे करने पड़ेंगे। यानी फ़र्स्ट 3 डॉक्यूमेंट के लिए 550 है, उसके बाद जितने डॉक्यूमेंट होंगे वो 50 प्लस पर डॉक्यूमेंट होता जाएगा। तो आलमोस्ट मेरे केस में चूँकि 7 डॉक्यूमेंट थे, तो वो मेरे जो टोटल चार्जेस बने थे, इफ़ आई रिमेंबर दैट इज़ 760 रुपीज़। तो 760 के अंदर मेरा ख़्याल है आउट ऑफ सिटी वाले अगर लाहौर जाएं, और लाहौर आने जाने में जो फेयर लगेगा, उसके बाद जो आपका वहाँ पर मोफ़ा ऑफ़िस के अंदर जो आप लोग वहाँ पे ख्वारी होगी कि सुबह जाएंगे डॉक्यूमेंट देंगे फिर बैठे रहेंगे, 2 बजे के बाद आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, तो मेरा ख़्याल है ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। आप लेपर्ड कोरियर यूज़ कर सकते हैं इन केस अगर आप लोग अपना प्रोसेस स्मूथली करवा रहे हैं। लेकिन वो लोग जिनको जल्दी है और जिनको 1 से 2 दिन में अपने डॉक्यूमेंट चाहिए मोफ़ा से अटेस्टेड, तो उनके लिए लाजमी है कि वो अपना ट्रैवल करें लाहौर के लिए, और लाहौर में मोफ़ा ऑफ़िस जाएं, और वो सुबह जाएंगे। सजेशन मेरी ये है कि सुबह सुबह जितना जल्दी आप लोग जाएंगे, लेट्स से 6 बजे,
तो उतना जल्दी आप लोग लाइन में लगेंगे और उतना जल्दी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे और उतना ही जल्दी 2 बजे के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट भी रिसीव हो जाएंगे। तो ये मोफ़ा अटेस्टेशन आपके इस तरीके से डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। जब आपके ये 7 डॉक्यूमेंट मोफ़ा से अटेस्टेड हो जाए और आपको रिसीव हो जाए, नाउ यू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड, और अब आपके पास एडमिशन नोटिस भी ओरिजिनल है, वीज़ा फॉर्म भी ओरिजिनल है, और साथ में एनओसी भी आपके पास है, इवन वो सॉफ्ट में है या हार्ड में आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसीव हुई है। अब ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट का आपने इनकी कॉपीज़ करवा लेनी है। इन कंप्लीट डॉक्यूमेंट की एक एक सेट आपने तैयार करना है और मेक श्योर कि वो सेट A4 पेज के ऊपर हो। लीगल पेज पे या किसी और प्रिंटर से निकाल के उसको कट नहीं करना, उसको छोटा नहीं करना, आपने A4 पेजेस के ऊपर ही ये सारे डॉक्यूमेंट लेने हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर आपका पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट की जो कॉपी है, आपके जो पेजेस होते हैं पासपोर्ट के फ्रंट वाला जहाँ पर हमारी सारी डिटेल लिखी हुई होती है, और उसके साथ सामने एक पेज होता है, ये एक पेज, और इससे आगे जो वीज़ा वाले 2 पेज होते हैं वो आपका दूसरा पेज। इसको आप अलग अलग भी करवा सकते हैं, यानी 2 A4 पेज के ऊपर प्रिंट ले लें, अदरवाइज़ इन चारों का एक पेज पे भी प्रिंट ले सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उन 2 का अलग अलग पेज इसके ऊपर प्रिंट ले लें। तो ये दोनों ऑप्शन है। मैंने क्या किया था अपने केस में, मैंने 2 जो पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन और उसके सामने जो पेज है उसको एक पेज पे निकलवाया था, और उससे जो नेक्स्ट 2 वीज़ा पेज हैं उनको मैंने अलग पेज पे निकाला था। तो ये 2 पेज मेरे पास थे A4 के, और ये दोनों ही एम्बेसी के अंदर एक्सेप्ट हुए थे। अब आपके पास पासपोर्ट मौजूद है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे मोफ़ा से अटेस्टेड हैं, उसके अलावा आपके पास एडमिशन नोटिस है, वीज़ा फॉर्म है और एनओसी है। अब ये तमाम डॉक्यूमेंट लेके आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जेरी ऑफिस चले जाएं। मैं जब जेरी ऑफिस गया था मेरी अपॉइंटमेंट 12:30 की थी, 12:30 बजे मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम था, लेकिन मैं चूँकि सुबह 9 बजे चला गया था जेरी ऑफिस, तो वहाँ पर टाइमिंग की कोई कदर नहीं है कि आपको उसी टाइम में ट्रीट किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर रश हो जिस दिन तो फिर वो टाइम के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं, वरना मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि जो बंदा जिस टाइम पहुँचता है वो उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद उसको टोकन नंबर दे देते हैं। काइंडली कीप रिमेंबर, जब आप लोग एम्बेसी के अंदर दाखिल होंगे तो एम्बेसी में दाखिल होते साथ ही जब आप काउंटर पे जाएंगे तो काउंटर पे जाके सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। अब मैं यहाँ पर वो तमाम डॉक्यूमेंट आपको लिस्टेड करने वाला हूँ जो वहाँ पर वेरीफाइड किए गए थे एम्बेसी के अंदर। तो काइंडली ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है इसको अपने पास नोट कर लें या इसको समझ लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके एम्बेसी में चेक होते हैं और कौन कौन सा जो सेट है वहाँ पर रखा जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपका फॉर्म है एम्बेसी का, जो आपने फॉर्म फिल किया होगा ऑनलाइन, उसका आपने प्रिंट लेना है। उस फॉर्म को बाखूबी वो बड़े गौर से चेक करते हैं। उसके अंदर जो आपका सर नेम है और गिवन नेम है उसको काइंडली बड़ी एहतियात से लिखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे का नाम रियाज़ अहमद है तो जब वो फॉर्म पर लिखेगा तो अहमद रियाज़ होगा, इसी तरह पासपोर्ट पर भी अहमद रियाज़ होगा। तो इसलिए इसको मेक श्योर करना है कि आपका सर नेम और गिवन नेम एग्जैक्टली आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि अगर इस तरह नहीं होगा तो एम्बेसी वाला जो वहाँ पर पर्सन होगा चेक करने वाला वो आपको कहेगा कि जी इस फॉर्म में मिस्टेक है, बाहर से जाएं और बाहर से जाकर प्रिंट करवाएं इस फॉर्म को। और ये चीज़ अपने जहन में रख लें कि जब आप लोग बाहर जाएंगे वहाँ पर तो एम्बेसी के करीब कोई भी प्रिंट शॉप वाला या फ़ोटोकॉपी शॉप वाला वो उसके जो चार्जेस हैं वो इंतहाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक एक एक डॉक्यूमेंट के आई रिमेंबर कि वहाँ पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट निकलवाने के चार्जेस भी जो है वो ब्लैक प्रिंट के 250 थे, जो कि हम नॉर्मली 10 या 20 रुपीज़ में निकाल लेते हैं। तो 250 चार्जेस थे सिर्फ वैक्सीन सर्टिफिकेट को निकालने के, और अगर आपने कलर निकालना है तो वो 500 का था। और एक बच्चे के फॉर्म गलत हो गया था वहाँ पर, उसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म में गलत थी, तो उसको कहा गया था जी बाहर से फ़िल करवा के आएँ, और वो स्टूडेंट बेचारा वहाँ जाके काफ़ी ज़लील होता रहा। सारा फॉर्म उसने उसको दोबारा से रीफ़िल करके जब आया, मेरी उससे थोड़ी सी बात हुई, गपशप हुई, तो उसने बताया कि जी मेरे आलमोस्ट कोई 3000 रुपीज़ उस बंदे ने लिए हैं
कि उसको सारे फॉर्म को री एडिट करके और फिर प्रिंट निकाल के दिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ों का नॉलेज हो कि जब आपने वहाँ पर जाना है तो किसी किस्म का आपको दुश्वारी ना हो, आपके पास अपनी सेट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फ़ोटोकॉपीज़ मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद मैं अब आपको लिस्ट कर रहा हूँ एक एक चीज़ जो एम्बेसी में उस बंदे ने, वहाँ पर जो पर्सन था उसने एक एक चीज़ को वेरीफ़ाई किया था। सबसे पहले वो आपके फॉर्म पर आपका नाम को वेरीफ़ाई करते हैं एज़ पर आपका जो पासपोर्ट है, उस पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके नाम को वेरीफ़ाई किया जाता है कि आया कि जो आपका पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट आपका नेम है, उसमें जो आपकी डेट ऑफ इशुएंस है और डेट ऑफ एक्सपायरी है, ये जो चीज़ें पासपोर्ट की हैं वो उसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर वो आपसे ये पूछेंगे कि जी आप किसी अपने टीचर का, कोऑर्डिनेटर का नंबर लिखवा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए तो ये रिकमेंडेड है कि वो अपने जो सुपरवाइज़र हैं उनका मोबाइल नंबर ज़रूर लेके जाएं। तो वो फॉर्म के अंदर भी जगह होती है कि आपको किसने इनवाइट किया है चाइना में, तो आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं अपने सुपरवाइज़र का नाम प्लस उनके जो फ़ोन की डिटेल है वो उसको वहाँ पर पुट करें। और आप एम्बेसी वाले को बता सकते हैं कि जी नेक्स्ट पेज करें, यहाँ पर ये मेरे सुपरवाइज़र की डिटेल लिखी हुई है। तो वहाँ पर जो पर्सन होगा वो आपके फ्रंट पेज पर ख़ुद ही आपके सुपरवाइज़र का नाम और फ़ोन नंबर लिख देगा। या इसका एक हल ये भी हो सकता है कि आप फॉर्म पे भी लिख दें और छोटी सी पर्ची जो है उसके ऊपर लिख के अंदर ले जाएं। काइंडली कीप रिमेंबर कि जब आप एंटर होंगे एम्बेसी में तो आपका जो वॉलेट है, आपका जो बैग है, ये सारी चीज़ें आपको बाहर सबमिट करवा के जानी है। तो इसलिए फ़ाइल के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा। अगर आपने कोई पर्ची रखनी है जिस पे सुपरवाइज़र का नाम हो प्लस जो उसका फ़ोन नंबर है वो भी लिख लें, ताकि जो रिसेप्शन के ऊपर जो भी पर्सन मौजूद है वो उसको वेरीफ़ाई करने में और लिखने में चीज़ें आसान हो। तो दोनों ऑप्शन है, कोऑर्डिनेटर का लिखवा दें या जो आपका टीचर है उसका लिखवा दें। मास्टर और पीएचडी के लिए रिकमेंडेड है कि आप अपने सुपरवाइज़र का नेम और प्लस उनका फ़ोन नंबर लिखवा दें, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। जो बैचलर वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनका सुपरवाइज़र नहीं होता, उनकी टीचर ही कोऑर्डिनेटर होती है जो उनकी क्लास टीचर है, तो उनके लिए रिकमेंडेड यही है कि वो अपनी क्लास टीचर का नेम और प्लस फ़ोन नंबर लिखवाएं। अच्छा, कुछ वहाँ पर लोग वी चैट भी लिखवा रहे थे, वी चैट की आईडीज़, लेकिन चूंकि उनको फ़ोन नंबर चाहिए होता है तो वो कह रहे थे जी हमें वी चैट की आईडी ना लिखवाएं, आप लोग काइंडली नंबर लिखवाएं। जो नंबर है किसी सुपरवाइज़र का, किसी टीचर का, या जो आपका कोई आईएसओ का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका लिखवाएं। और काइंडली उसका नंबर लिखवाइएगा जिसका कोई आपका उससे रब्ता भी हो। अगर किसी का इन केस बिल्कुल ही कोई राब्ता नहीं है और आपने काफ़ी कोशिश भी की है, तो फिर उस सेंस में आप कोई भी आईएसओ का नंबर लेकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से वो उनको लिखवा सकते हैं। देन डॉक्यूमेंट में जो वेरिफिकेशन है उसमें कौन कौन से होंगे, पासपोर्ट का मैंने आपको बता दिया कि वो फॉर्म जो आपका होगा उसको कंपेयर कर लेंगे आपके पासपोर्ट नंबर के साथ, और आपके जो पासपोर्ट पे जितनी इन्फॉर्मेशन है, नेम, नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी और इशुएंस, तो ये सारी चीज़ें वो आपके फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। मेक श्योर कि इसमें कोई भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। देन दूसरे नंबर पे वो आपके पास जो मोफ़ा के अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हैं वो उसको लेंगे, और मेक श्योर कि आपके जो मोफ़ा के अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है उन सब पे क्यूआर कोड लगा हो। अब जो भी लोग करवा के आ रहे हैं ऑब्वियसली उनके क्यूआर कोड लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग जिनके क्यूआर कोड एक्सपायर हो चुके हैं, आप लोग ख़ुद अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैनर से उसको लें और आपके जो डिग्री के पीछे मोफ़ा जो अटेस्ट करता है क्यूआर कोड लगाता है, आप उसको अपने मोबाइल से स्कैन करके देख लें, आपको वो पीडीएफ में मिल जाएगी। अगर वो आ जाती है तो वेल एंड गुड है। अगर वो नहीं आ रही और आपने कोई 3-4 साल पहले करवाए थे तो आपके लिए लाजिम है कि आप वो डिग्री अपनी दोबारा से रीस्कैन करवाएं। मैंने अपनी डिग्री 2020 के अंदर मोफ़ा से बीएससी की अटेस्ट करवाई थी, उस पर क्यूआर कोड था, लेकिन फिर भी मैंने उसको 2022 के अंदर मोफ़ा जब दोबारा सेंड किया था तो मैंने लिख दिया था उस डिग्री के ऊपर पेंसिल से, कुरियर वाले को भी बता दिया था कि इसको जस्ट रीस्कैन करना है। तो जो आपके
मोफ़ा वाले हैं वो डिग्रीज़ जो ऑलरेडी आपकी अटेस्टेड है मोफ़ा से, उनको आप रीस्कैन भी करवा सकते हैं। तो जी वहाँ पे आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं उनके ऊपर जो क्यूआर कोड होगा वो उसको चेक करेंगे, प्लस जो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो उसके क्यूआर को चेक करेगी जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगी या होगा वहाँ पर। देन उसके बाद जो आपके कोविड का सर्टिफिकेट है वो उसको चेक करेंगे एंड मेक श्योर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मेरे केस में भी ये हुआ था कि मेरा जो कोविड का सर्टिफिकेट था वो मेरे सीएनआईसी के ऊपर निकला हुआ था, पासपोर्ट पर नहीं था, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था और मुझे फिर दोबारा बाहर जाना पड़ा। बाहर जाके मुझे कोविड का सर्टिफिकेट दोबारा से अपने पासपोर्ट नंबर के ऊपर निकलवाना पड़ा। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अपना कोविड का सर्टिफिकेट जो आप लोग नादरा की वेबसाइट से निकालेंगे वो आप अपने पासपोर्ट नंबर के ऊपर निकालें। और जो लोग सीएनआईसी पे निकाल चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको दोबारा से नादरा की वेबसाइट पर जाके अपडेटेड इन्फॉर्मेशन में जाके उसको दोबारा से 100 रुपये जो उनकी फ़ीस है उसको पे करें, और पे करने के बाद अपना नादरा का दोबारा से पासपोर्ट नंबर पर अपना कोविड का सर्टिफिकेट हासिल करें। अगर आपका पासपोर्ट नंबर नहीं होगा उसके ऊपर तो आपका जो कोविड सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और काइंडली हाथ से नहीं लिखिएगा, हाथ से लिख के फ़ोटोकॉपी भी नहीं कराइएगा और प्रिंट में एडिट भी नहीं करवाइएगा, वो उनको ओरिजिनल चाहिए होता है। कोविड के ऊपर भी एक छोटा सा क्यूआर कोड लगा होता है जिसको वो स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद उनको पता चल जाता है कि ये सीएनआईसी के ऊपर निकला हुआ है या पासपोर्ट पर निकला हुआ है। तो ये आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट प्लस आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्लस आपका कोविड सर्टिफिकेट, मेरे केस में और आलमोस्ट तमाम लोगों के केस में जो हमारा फ़ॉरेन मेडिकल एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म है जिसको हम चाइनीज़ मेडिकल फ़ॉर्म भी कहते हैं, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म भी कहते हैं, उसको उन्होंने नहीं लिया था, वो उन्होंने वापस कर दिया था। कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने रखे थे? एक फ़ोटोकॉपी आपके पासपोर्ट प्लस वीज़ा पेज की, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो कि पासपोर्ट पर निकला हुआ हो। थर्ड नंबर पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की कॉपी ओरिजिनल आपको वापस कर देंगे। फोर्थ नंबर पर आपके जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं, मेरे केस में चूँकि डिग्री सिर्फ अटेस्टेड थी तो मैंने उनको डिग्रीज़ दी थी प्लस ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटो कॉपीज़ उनको दी थी। डिग्रीज़ की कॉपी, अटेस्टेड डिग्रीज़ की कॉपी विद मोफा प्लस ट्रांसक्रिप्ट विदाउट अटेस्टेड फ्रॉम एचईसी, ये उनको मैंने दिया था। बीएससी और एमएससी की मोफा से अटेस्टेड डिग्रीज़ थी प्लस साथ में ट्रांसक्रिप्ट विदाउट अटेस्टेड उनको कॉपीज़ प्रोवाइड कर दी थी। और साथ में जो आपका ऑब्वियसली जो फॉर्म है एम्बेसी का वो ऊपर सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट का उन्होंने सेट बनाया था। या एक चीज़ उसके अंदर जो आपकी वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर है वो एक्सेप्टेबल है, ब्लू बैकग्राउंड प्लीज़ नहीं लेके जाइएगा। जो वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर है उसको अपने पास रखिएगा, एक पिक्चर जस्ट वो आपकी फॉर्म पर लगेगी। सो एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर प्लस आपका एम्बेसी का फॉर्म प्लस आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट विद ट्रांसक्रिप्ट प्लस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्लस आपका कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो कि पासपोर्ट पर निकला हो, ये डॉक्यूमेंट उन लोगों ने वहाँ पर मुझसे लिए थे और तमाम बच्चों से वो यही डॉक्यूमेंट ले रहे थे। उसके बाद वो आपको ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद एक टोकन दे देंगे। टोकन देने के बाद आप लोग वहाँ पर आराम से अपनी बारी का वेट करेंगे। काउंटर पर जब आपके टोकन को कॉल किया जाएगा तो फिर आप अपना वो पूरे का पूरी फ़ाइल वो जो आपको वो बना के देगा रिप्रेजेंटेटिव रिसेप्शन वाला, वो आपने नेक्स्ट काउंटर पे दे देनी है। जैसे ही वो आप नेक्स्ट काउंटर पे देंगे तो आपके जितने क्यूआर कोड हैं उनको स्कैन किया जाएगा, वो पर्सन सारा स्कैन करेगा, उसको रीवेरीफाइड करेगा। वेरीफाइड करने के बाद जब ये चीज़ हो जाएगी तो वो आपको एक स्लिप निकालेगा और स्लिप निकाल के आपको फ़ीस की स्लिप दे देगा। जो वीज़ा ऑफिस की फ़ीस है वो है 10,208 रुपये, 10,208 रुपीज़। सो इट्स बेटर कि आप पहले से ही अपने पास से पैसे लेकर जाएं जो कि पूरी अमाउंट के हों। सम टाइम ये होता है कि कुछ बच्चे जैसे वहाँ पर उनके पास खुले पैसे नहीं थे
तो उस सेंस में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एम्बेसी के पास भी खुले पैसे नहीं होते सम टाइम, तो वो फिर रख लेते हैं, या सम टाइम जो है वो थोड़े से पैसे आपके ज़्यादा काट लेते हैं। तो इसलिए पहले से आप अपना बंदोबस्त करके जाएं कि आपके पास जो है वो ये पूरी फ़ीस होनी चाहिए, ताकि आपको कोई दुश्वारी ना हो। तो 10,210 रुपये लेट से कि ये एम्बेसी की फ़ीस है, तो ये फ़ीस अपने साथ लेके जाएं। जिस टाइम काउंटर से आपको फ़ीस का वाउचर मिल जाए, उसको नेक्स्ट काउंटर पे अपनी बारी में जाके जमा करवाएं। जमा करवाने के बाद वो आपके सारे डॉक्यूमेंट प्लस आपके वाउचर आपका वो ओके कर देगा, और उसके बाद वो अगेन आपको इंटरव्यू के लिए एक स्लिप दे देंगे, या सम टाइम वो स्लिप नहीं देते और कह देते हैं कि जी आप वेट करें, आपको आपकी बारी पे बुलाते हैं। तो बुलाने के बाद जो आपका इंटरव्यू के लिए पर्सन आएगा, सॉरी आई मीन आपको जब कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, तब आपने जाना है। और वहाँ पर लाहौर के अंदर ये था कि चूँकि लाहौर में हम लोग थे, तो वहाँ पर ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा था। ऑनलाइन लेट से कि जो रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ पर एम्बेसी का, वो तो आपके सामने बैठ के वही क्वेश्चन पूछता है, और वो इंग्लिश के अंदर ही थोड़े से बड़े बेसिक से क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछते हैं, और वो सारा आपका इंटरव्यू बेसिकली रिकॉर्डेड होता है, और वो रिकॉर्ड होके इस्लामाबाद जाता है ताकि वेरीफाई हो सके। सो होगा क्या कि आप जब इंटर होंगे इंटरव्यू रूम के लिए, तो वो आपको पहले बता देंगे कि जी आपका इंटरव्यू इंग्लिश में कंडक्ट होगा, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। उसके बाद वो कैमरा ऑन करेंगे आपके लिए, और आपसे बड़े बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर फील्ड एंड व्हाई यू आर गोइंग टू चाइना एंड व्हाट विल यू डू व्हेन यू कंप्लीटेड योर डिग्री। और लास्ट में ये क्वेश्चन होगा कि व्हेन विल यू रिटर्न टू पाकिस्तान और योर कंट्री। सो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन होंगे कि आप किस लिए चाइना जा रहे हैं, आपकी फ़ील्ड ऑफ स्टडी क्या है, मे बी सम टाइम पूछ लेते हैं आपके सुपरवाइज़र का नाम क्या है, और जब आप वापस आएंगे पाकिस्तान तो यहाँ के क्या करेंगे, और वहाँ जो आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपका क्या एम है कि आप वहीं पर रहेंगे या वापस पाकिस्तान आके यहाँ पर इधर आके जॉब करेंगे। सो किस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं। तो ये कुछ चंद सवाल थे जो डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरीक़ों से ज़रा पूछे जाते हैं। तो इनका आंसर जो बड़ा बेसिक सा है वो आप लोग तैयार कर लेंगे ओबियसली सबको, तो इसका आंसर आता ही होगा इन चीज़ों का। तो ये जैसे ही आप आंसर्स दे देंगे तो उसके बाद ये आपका ओके हो जाएगा, आपको वो कह देंगे जी प्लीज़ वेट करें आउटसाइड पे, और उसके बाद वो फिर दोबारा रिप्रेजेंटेटिव आएगा और आपको कहेगा कि जी आपका ये सक्सेसफुली हो गया इंटरव्यू वगैरह, वो हमने सेंड भी कर दिया है, तो लिहाजा अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जाते हुए वो आपको एक स्लिप दे देंगे, उस स्लिप को आपने अपने पास रखना है, क्योंकि अगर आप ख़ुद जाते हैं लाहौर ऑफिस में तो फिर आपको वो ओरिजिनल स्लिप प्लस आपका आईडी कार्ड ये आपको देना होगा, तो फिर आपको आपका वीज़ा मिलेगा। अगर आपके पास वो ओरिजिनल स्लिप नहीं होगी तो आपको किसी भी सूरत में वीज़ा नहीं मिलेगा। ये उनकी रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो काइंडली जो आपको स्लिप मिले उसको बाहिफाजत अपने पास रखिएगा। एंड वो लोग जो लेट्स से कि दूसरे सिटीज़ से थे, दूसरे सिटी से बिलोंग करते हैं, लाइक इन माय केस कि मैं भी दूसरे सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने फिर क्या किया था, वहाँ पर एक दोस्त को नॉमिनेट कर दिया था। ठीक है, उसके लिए वो क्या है, जो आपकी स्लिप है आप अपने दोस्त को दे दें, और साथ में एक अथॉरिटी लेटर होता है, वो अथॉरिटी लेटर आप ब्लैक वाइट पेज के ऊपर, कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई उसमें जो है वो इस तरह की चीज़ नहीं है, मैंने बड़ा सिंपल जस्ट जो है उसके ऊपर सिर्फ ये लिख दिया था कि जी माय नेम इज़ दिस एंड माय पासपोर्ट नंबर इज़ दिस हैविंग CNIC नंबर दिस, और उसके बाद सिर्फ इतना सा लिख दिया था कि आई नॉमिनेटेड दिस पर्सन टू रिसीव माई वीज़ा फ्रॉम जेरी ऑफिस, और नीचे अपना नाम, अपना अगेन जो आपका वो नंबर मिलेगा आपको उस स्लिप के ऊपर, वो स्लिप का नंबर लिख दें, पासपोर्ट नंबर लिख दें, CNIC लिख दें और सिग्नेचर कर दें। इसी तरह राइट साइड पर अपने दोस्त का नाम, उसका CNIC और सिग्नेचर करके वहाँ पे लिख दें, और जिस डेट को उसने जाना है तो वो उस डेट पर वो आपका अथॉरिटी लेटर प्लस आपका जो CNIC की कॉपी है वो, प्लस आपके दोस्त की CNIC की कॉपी, और प्लस साथ में वो ओरिजिनल स्लिप, ये 4 चीज़ें वीज़ा ऑफिस लेके जाएगा।
तो वो जैसे ही वहाँ पर जाके उनको ये चीज़ें देगा तो आपका वीज़ा उस दोस्त को मिल जाएगा, और वीज़ा रिसीव करने के बाद वो आपको टीसीएस के थ्रू आपको आपके घर बाहिफाजत पहुंचा सकता है। तो ये दोनों तरीके कार हैं। अगर आप कंफर्टेबल फ़ील करें, कोई दोस्त आपको भेज दे तो भी वेल एंड गुड है, और अगर आप ख़ुद जाके रिसीव करना चाहते हैं, करीब के एरिए में हैं या लेट्स से कि बहुत दूर के एरिए में, और आपका कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड और कोई भी इस तरह का पर्सन नहीं है जानने वाला, और आपने ख़ुद जाके रिसीव करना है, तो फिर आपके लिए लाजिम है कि आप सिर्फ अपने आईडी कार्ड की कॉपी प्लस जो आपकी स्लिप है, ओरिजिनल स्लिप, वो आप लेके जाएंगे और आपको वीज़ा जो है वो रिसीव हो जाएगा। पासपोर्ट पर वीज़ा आपका रिसीव हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है आपके वीज़ा रिसीव करने तक का, कि आप किस तरीके से अपना चाइनीज़ वीज़ा रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद चाइनीज़ वीज़ा रिसीव करने के बाद इसके बाद के स्टेप्स क्या होंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट रूट ले लें, ठीक है, जो कि PIA फ़्लाइट है, इस्लामाबाद से चलती है। लाहौर और कराची से ये फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है। सो PIA 3 फ़्लाइट्स अभी तक ये परवाज़ें जो हैं वो निकल रही हैं पाकिस्तान से चाइना की तरफ। उसमें PIA की 3 फ़्लाइट्स हैं। एक है इस्लामाबाद टू चेंगदू, जिसको मोस्टली लोग प्रेफर कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद टू शियान है, और 30 अक्टूबर से, यानी अब आप जब ये वीडियो बन रही है तो ऑब्वियसली जो इस्लामाबाद टू बीजिंग की फ़्लाइट है वो भी रूट ओपन हो चुका है। लेकिन फॉर सेफ्टी फैक्टर मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो प्रेफर कर रहे हैं इस्लामाबाद टू चेंगदू। मैंने भी जो फ़्लाइट का इंतखाब किया था वो इस्लामाबाद टू चेंगदू किया था। एनी हाउ मेरे केस में जो मेरी यूनिवर्सिटी की रेस्ट्रिक्शंस थी वो यही थी कि आप बाकी 2 सिटीज़ में नहीं जाएंगे, आपने जाना ही चेंगदू है। तो मेरे लिए कंपलसरी था कि मैं PIA की फ़्लाइट इस्लामाबाद टू चेंगदू लूँ। बाकी आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से, सुपरवाइज़र से भी ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि आपके लिए इन 3 सिटीज़ में से कौन सा सिटीज़ बेस्ट है। एंड आई होप सो कि मोस्टली जितने भी लोग आ रहे हैं वो इस्लामाबाद टू चेंगदू आ रहे हैं वाया PIA फ़्लाइट। जो इस्लामाबाद से चेंगदू PIA फ़्लाइट आ रही है वो हर वेडनेसडे को आती है। लाइक अभी 9 नवंबर को फ़्लाइट आई है, उससे पहले 2 नवंबर को फ़्लाइट आई थी PIA की इस्लामाबाद टू चेंगदू। सो एवरी वेडनेसडे ऑफ द वीक आपकी जो PIA की फ़्लाइट है वो इस्लामाबाद टू चेंगदू के लिए आती है। अगर आप लोग डायरेक्ट रूट से आ रहे हैं, लेट्स से मैं पहले आपको डायरेक्ट रूट से कंप्लीट गाइड कर दूं, क्योंकि मैं ख़ुद डायरेक्ट रूट से आया था, तो मैं आपको वो कंप्लीट प्रोसीजर बता देता हूं, ताकि वो लोग जो अब नेक्स्ट फ़्लाइट में आने वाले हैं वो इंशाल्लाह उनको ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो इस वीडियो को कंप्लीट डिटेल से देख के समझ लें कि जब आपने वहाँ से चाइना आ जाना है और चाइना से आगे आपका जो होटल है वहाँ पर आपने आना है, तो उसके दरमियान में आपका सारा प्रोसीजर क्या होगा। लेट्स से कि जी आपकी नेक्स्ट वीक की फ़्लाइट है, ठीक है, और वो वेडनेसडे की है और आपने उसको बुक करवा लिया है। फ़्लाइट के हवाले से बड़ी चीज़ें चल रही थी कि जी उसकी अमाउंट कितनी है। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें कंफर्म कर दूँ। जो PIA है वो कुछ डिस्काउंट दे रही है स्टूडेंट को, और डिस्काउंट देने के बाद जो आपकी इस्लामाबाद टू चेंगदू की फ़्लाइट है वो आलमोस्ट कॉस्ट करती है 2,50,000, 2,50,000 रुपये। तो ये आपकी आलमोस्ट कोई 2,50,000 रुपये की टिकट मिलती है आपको इस्लामाबाद से चेंगदू के लिए। और जो दूसरा रूट है आपकी ट्रांज़िट फ़्लाइट का, तो ट्रांज़िट फ़्लाइट के केस में डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू लोग टिकट परचेज़ कर रहे हैं। उसमें 2 रूट बनते हैं कि आप लाहौर से चाइना आ जाएं वाया दुबई, और अब मोस्टली लोग जो है वो प्रेफर कर रहे हैं लाहौर से चाइना वाया रियाद, यानी सऊदी अरेबिया। तो ये 2 जो है वो आपके पास ऑप्शंस होते हैं अगर आप ट्रांज़िट फ़्लाइट लेते हैं, कि या तो आप दुबई के रास्ते आ जाएं या आप सऊदीया के रास्ते आ जाएं। दुबई के रास्ते आने में प्रॉब्लम ये है कि आपको वहाँ पर एटलीस्ट 3 दिन का स्टे करना पड़ेगा दुबई में। तो इसीलिए स्टार्ट में बहुत सारे बच्चों ने ये दुबई वाला जो रूट है इधर से टिकटें बुक कर ली थी। तो उसके बाद जैसे ही सऊदीया का रूट ओपन हुआ है तो उन्होंने फिर सारे के सारे वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। पहले जो लाहौर से जो आपकी चाइना तक की सफ़र है वाया सऊदीया, वो प्राइस कम थी,
लेट्स से कि आलमोस्ट जितनी फ़्लाइट आ रही हैं वो आपकी ग्वांगचू आ रही हैं, लाहौर से ग्वांगजू, या बेसिकली चाइनीज़ में उसे ग्वांगचू सिटी कहते हैं। तो वो लाहौर से ग्वांगचू सिटीज़ 2 रूट वाया दुबई और वाया रियाद। वाया दुबई आएंगे तो 3 दिन का स्टे है, वाया रियाद सऊदी अरेबिया आएंगे तो मैं अब ये सुन रहा था कि 8 से 9 घंटे आपका एयरपोर्ट पर स्टे होगा। लाइक लाहौर से आपकी जो फ़्लाइट है वो फ्लाई करेगी और रियाद जो उनका एयरपोर्ट है वहाँ पर लैंड करेगी। फिर उसके बाद आप लोग वहाँ पर 8-9 घंटे टाइम जो है उधर स्पेंड करेंगे और उसके बाद वहाँ से एक और फ़्लाइट होगी रियाद टू ग्वांगचू। तो फिर आप उसमें रियाद से दोबारा फ़्लाई करेंगे और ग्वांगचू लैंड करेंगे। तो ये ओवरऑल आपका कोई जो फ़्लाइट की टाइमिंग है 18 से 20 घंटे, 22 या 24 घंटे तक भी जा सकती है अकॉर्डिंग टू फ़्लाइट टाइम। और उसमें अगर थोड़ा सा डिले कर लें तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ तक जाएंगी, ठीक है जी। जबकि जो आपकी पीआईए की डायरेक्ट फ़्लाइट है उसमें आपका जो सफ़र है वो आपकी टिकट पर भी मेंशन होगा, वेबसाइट पर भी आ रहा होता है। इस्लामाबाद से चेंगदू वो 4 आवर्स 40 मिनट का है, 4 घंटे 40 मिनट की आपकी फ़्लाइट है। हमारे केस में ये था कि 4 घंटे 40 मिनट की फ़्लाइट थी, लेकिन वो थोड़ी सी ज़रा आधा घंटा ताख़ीर हो गई थी ड्यू टू सम वेदर कंडीशन, और भी एक दो चीज़ें थी तो हमारी थोड़ी सी फ़्लाइट डिले हुई थी। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो लास्ट फ़्लाइट आई है 9 नवंबर की वो एग्जैक्ट टाइम पर ही लैंड की है उस फ़्लाइट ने। हमारे वाले में ज़रा सा वेदर का थोड़ा इशू था तो इसलिए वो ज़रा आधा घंटा हमारा लेट हो गया था। सो लेट्स से कि अभी एक स्टूडेंट जो डायरेक्ट फ़्लाइट लेके आ रहा है, तो पहले इस पे बात कर लेते हैं। जो बंदा डायरेक्ट फ़्लाइट लेके आ रहा है पीआईए की इस्लामाबाद से चेंगदू, उसको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहली चीज़ है आपको ग्रीन कोड चाहिए। एयरपोर्ट पर आपकी एंट्री तब होगी जब आपके पास 2 कोड होंगे, एक ग्रीन कोड और दूसरा वाइट कोड। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो आपको ग्रीन कोड चाहिए। ग्रीन कोड आपको कब मिलेगा? ग्रीन कोड की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 2 कोविड के टेस्ट होने चाहिए, 2 पीसीआर रिपोर्ट होने चाहिए फ्रॉम द डेजिग्नेटेड लैब्स। मैंने ये बताया भी है कि आपने कौन कौन सी लैब से अपने टेस्ट करवा सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में अगर आप इस चैनल के ऊपर देखें तो मैंने आपको ये बताया कि आप किस तरीके से अपने फॉर्म को एचडीसी जो हेल्थ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है उस वेबसाइट पर जाके किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग अपने उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और कौन कौन सी लैब्स हैं जहां से आप अपने टेस्ट करवा सकते हैं। थोड़ा सा ज़रा यहाँ पर मुख्तसरन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आईडीसी की लैब, चुगताई लैब, इसके अलावा नायाब लैब और बायोजीन लैब, एक्सेल लैब, ये कुछ लैब्स हैं जो कि डेजिग्नेटेड और नॉमिनेटेड हैं जहाँ से आपने टेस्ट करवाने हैं। तो जो डेजिग्नेटेड और नॉमिनेटेड लैब्स हैं वहाँ से आप अपने पीसीआर के टेस्ट करवाएंगे और हार्ड फॉर्म में आपको रिपोर्ट चाहिए होगी। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि आप सबसे पहले आपने 48 आवर्स का टेस्ट करवाना है और 24 आवर का टेस्ट करवाना है। अच्छा, इसकी तरतीब कैसे बनेगी? इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी हम पहले करवा लेते हैं, 2 घंटे पहले करवा लेंगे। तो देखें, बड़ा सिंपल सा और सादा सा जो फार्मूला है अपने ज़हन में रखें। जो आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग है, लेट्स से कि एक बंदा इस्लामाबाद से चेंगदू आ रहा है, ठीक है, और उसके फ़्लाइट की टाइमिंग है, नॉर्मली यही फ़्लाइट की टाइमिंग चल रही है 8:30 मॉर्निंग में। 8:30 की अगर आपकी फ़्लाइट है या 8:20 की फ़्लाइट है, मेरी फ़्लाइट 8:20 की थी, तो लेट्स सपोज़ कि अगर 8:20 की फ़्लाइट है, अब आपको टेस्ट कब करवाने चाहिए? सपोज़ के वेडनेसडे वाले दिन, बुध वाले दिन आपकी फ़्लाइट है, ठीक है, तो आपका जो पहला 48 आवर वाला टेस्ट होगा वो मंडे को होगा। मंडे को आप कोविड का सैंपल करवाने जाएंगे, और काइंडली इसको याद रखिएगा कि हमेशा सैंपल टाइम काउंट होता है कि आपने कोविड का सैंपल कब लिया था। रिपोर्ट हमेशा 5 से 6 घंटे बाद, इवन 7-8 घंटे बाद भी जनरेट होती है। तो रिपोर्ट का इशू नहीं है, आपने सैंपल टाइम को काउंट करना है कि आपका सैंपल कब लिया जा रहा है। अब लेट्स से कि आपकी फ़्लाइट 8:20 मॉर्निंग की है,
तो आप लैब में जाएंगे और लैब वालों को रिक्वेस्ट करेंगे कि जी मेरा जो फ़्लाइट की टाइमिंग है वो 8:20 है। बिफ़ोर गोइंग टू लैब आप नुमाइंदे से भी बात कर सकते हैं उस लैब की, और वो आपसे बाकायदा ओरिजिनल पासपोर्ट आपका प्लस आपके जो टिकट है वो टिकट लेंगे। पासपोर्ट प्लस आपकी पीआईए की टिकट है या ट्रांजिट फ़्लाइट की टिकट है, जो भी टिकट आपके पास है वो उसको टिकट लेंगे और उसके टाइम के अकॉर्डिंग ही सैंपल करके देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस 2 लैब्स का रहा है, नायाब लैब और बायोजीन लैब, और मैं मोस्टली अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, बाकी स्टूडेंट्स को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इन लैब्स में ज़रूर जाएं, इनको विज़िट करें। अपनी पिछली वीडियो में मैंने उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका नंबर भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पे रब्ता कर लें, ठीक है। बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, बहुत ही फ्रेंडली वहाँ के लोग हैं जो रिसेप्शंस के ऊपर हैं, और वो बहुत ही ध्यान से आपकी केयरफुली आपकी बात भी सुनते हैं, और जो आपकी टिकट है उस टिकट के अकॉर्डिंग आपको आपके जो सैंपल्स हैं उसकी एडजस्टमेंट भी कर देते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी फ़्लाइट लेट्स से कि 8:20 की है और आपका कोविड सैंपल 8 o'clock लिया जा रहा है तो वो इनवैलिड कंसीडर होगा, वो वैलिड नहीं होगा। अब 8:20 की अगर आपकी फ़्लाइट है तो आपका जो 48 आवर का सैंपल होगा वो 8:30 या 8:35 लिखा जाएगा उसका टाइम, तो आपके 48 आवर पूरे होते हैं, ठीक है जी। सो लेट्स से कि अगर आपकी बुध को फ़्लाइट है 8:20 पर, तो आप मंडे वाले दिन आपका टेस्ट होगा, जो कोविड सैंपल वो लिखा जाएगा 8:30। इसी तरह ट्यूसडे वाले दिन जो अब आपका सैंपल होगा उसकी टाइमिंग 10 to 15 मिनट्स के इंटरवल से होगी। इवन आप हाफ आवर का इंटरवल भी रख सकते हैं, लाइक पहले 48 आवर के टेस्ट पर जो कोविड सैंपल का टाइम था वो 8:30 है, तो दूसरे पे आप 9 o'clock भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके दो इस तरीके से आपके पास रिपोर्ट आ जाएंगी, और कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जब अपना सैंपल दे के वहाँ से आ जाएं तो दोबारा लैब को विज़िट करें और जो उनका फॉर्म होता है उसी के ऊपर आप लोग अपना प्रिंट लेके आएँ या उनसे वही ओरिजिनल रिपोर्ट लेके आएँ। जस्ट आप उनको अपना व्हाट्सअप नंबर लिखवा दें, वो व्हाट्सअप के ऊपर आपको दोनों के दोनों रिपोर्ट्स आ जाएंगी। यानी लेट्स से पहला मैंने नायाब लैब से करवाया था तो मैं मॉर्निंग में करवा के आया था, शाम तक मेरे पास रिपोर्ट आ गई थी। सिमिलरली सेकंड डे 24 आवर्स का मैंने बायोजीन लैब से करवाया था, वो भी मेरे पास आफ्टरनून में उसकी रिपोर्ट आ गई थी। तो उन दोनों रिपोर्ट्स को मैंने बाहर से सिंपली प्रिंट करवा लिया था। मेक श्योर कि आपके पास प्रिंट होना लाजमी है। जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो आधे बच्चों के पास प्रिंट नहीं था, और काफ़ी सारे लोग यही कह रहे थे जी प्रिंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, प्रिंट की रिक्वायरमेंट है। वो स्टाफ आपको अंदर ही नहीं अंदर तो खैर आप चले जाएंगे, उसके बाद जो आपका एंट्री है जहाँ पे आपने एंट्री करवानी है वहाँ पर वो आपकी एंट्री नहीं होगी, वो आपको कहेंगे इसका प्रिंट लेके आएँ। तो एयरपोर्ट पर फिर आपको पता है कि आप लोग कहाँ से प्रिंट लेते फिरेंगे, तो इसलिए आई सजेस्ट कि आप लोग दोनों प्रिंट निकाल लें पीसीआर रिपोर्ट के, जो आपका 48 आवर वाला है और 24 आवर वाला है। उसके बाद जो ये रिपोर्ट्स आपके पास आ जाएंगी, जैसे ही आपके पास 24 आवर की रिपोर्ट आए ट्यूसडे वाले दिन, तो फ़ौरन आपने उन दोनों रिपोर्ट्स को एचडीसी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट डिटेल से एक चीज़ बताई है कि आप किस तरीके से उसको अपलोड करके अपना ग्रीन कोड के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे ही आपको वो मिल जाए तो आफ्टरनून में फ़ौरन से ग्रीन कोड के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आप लोग ग्रीन कोड के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे, तो वो आपका सारा अंडर प्रोसेस चला जाएगा। एंड कीप रिमेंबर, अगर आपका कोड ग्रीन नहीं होता तो आपको फ़्लाइट में बैठने नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ एक स्टूडेंट था जिसका एयरपोर्ट तक कोड जो है वो अंडर प्रोसेस रहा था, सो उसको उन्होंने फ़्लाइट में नहीं जाने दिया। उस बेचारे को वापस दोबारा घर जाना पड़ा, और उसकी जो टिकट है वो ऑब्वियसली ज़ाया हो गई होगी, और मे भी पॉसिबल है कि उसको उन्होंने एडजस्ट किया हो, समहाउ उसकी फ़्लाइट ये वाली मिस हो गई थी जो हमारे साथ थी। अब आई डोंट नो कि नेक्स्ट फ़्लाइट में उसने किस तरीके से उन्होंने एडजस्टमेंट की होगी, लेकिन फ़ॉर द टाइम बीइंग उसकी फ़्लाइट हमारे साथ नहीं थी और उसको नहीं आने दिया गया क्योंकि उसका जो ग्रीन कोड था वो प्रोसेस में था। तो अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि आप सबसे पहले अपनी जो दोनों रिपोर्ट्स हैं पीसीआर की, उसको आप एचडीसी की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। अपना वीज़ा फॉर्म, पासपोर्ट,
जो फ़्लाइट की टाइमिंग है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, वो मेरी वीडियो देख लें लास्ट वाली, कैसे उसको आपने करना है। तो उसमें डिटेल से एक एक चीज़ मैंने बताई है, वो सारी आप पुट कर दें तो आपका ग्रीन कोड प्रोसेस में चला जाएगा। जब आफ्टरनून में दोनों रिपोर्ट्स आ जाएँ, एचडीसी की वेबसाइट पर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पुट करें, आपके जो ग्रीन कोड है वो जब प्रोसेस में होगा तो 3 से 4 घंटे बाद, ये पीआईए की वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है नॉर्मली, तो वो किसी किसी का आधे घंटे बाद भी हो जाता है, घंटे बाद भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मली 3 से 4 और मैक्सिमम 6 से 7 घंटे भी चले जाते हैं कि उनका कोड जो है वो चेंज हो जाता है, ग्रीन कोड आ जाता है। अगर आपका ग्रीन कोड नहीं आ रहा तो फिर आप अब पीआईए या एम्बेसी से कंफर्म करें, उनको कॉल करें अपना एम्बेसी के अंदर, और फिर जाके जो है वो उनसे रब्ता करें ताकि आपका कोड ग्रीन होना चाहिए। अगर आपका कोड ग्रीन नहीं हो रहा तो आपको एयरपोर्ट पर आगे एंट्री नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आप लोगों के पास 2 पीसीआर की रिपोर्ट्स आ जाएं 48 आवर 24 आवर प्लस आपके पास ग्रीन कोड भी हाथ में हो, तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपने एयरपोर्ट जाना है। ठीक है जी, एयरपोर्ट जाने में अब आपके पास 2 चीज़ें हैं। देखिए, सामान भी आपके पास होगा, ठीक है, बहुत सारा जो आपने लेके जाना है, तो उसकी अगर आपने पैकिंग की हुई है, ख़ुद से शॉपर लेके उसको पैक्ड कर लिया है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ एयरपोर्ट पर भी बैगों की पैकिंग हो रही होती है, 50 रुपीज़ पर बैग वो लेते हैं, चार्ज करते हैं आपके एक बैग को कवर अप करने के लिए। जो वहाँ पर शॉपर चढ़ाया जाता है उसकी जो पैकिंग की जाती है 50 रुपीज़ पर बैग है। बैग को रैपिंग अप कराने के बाद आप अपना तमाम सामान ट्रॉली पर रख के, उसके बाद एक साइड पर जैसे ही आप एयरपोर्ट इंटर होंगे तो आपको एक साइड पर 2 बैनर लगे हुए नज़र आएंगे, और होप्स हो कि कुछ बच्चे भी शायद पहले से वहाँ पर मौजूद हों तो आपको आइडिया हो जाएगा। 2 बैनर लगे होंगे, एक चाइनीज़ के अंदर बैनर होगा और एक बैनर जो है वो आपका इंग्लिश के अंदर होगा। उस पर क्यूआर कोड मेंशन होगा। जब आप लोग उस बैनर के पास पहुंचेंगे तो मेक श्योर आपके पास आपका इंटरनेट होना ज़रूरी है। हमारी दफ़ा में बहुत सारे बच्चों के पास इंटरनेट मौजूद नहीं था तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पहले नंबर पे आपके पास एयरपोर्ट पे इंटरनेट होना मौजूद है। सेकंड नंबर पे जो आपकी 2 पीसीआर की रिपोर्ट हैं हार्ड फॉर्म में, वो होना आपके पास ज़रूरी है। और थर्ड नंबर पर जो आपकी एचडीसी का लॉगिन है, काइंडली उसको याद रखिएगा। मेरे साथ 2 लोग मौजूद थे, वो अपना एचडीसी का लॉगिन ही भूल गए थे, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। फिर उन्होंने अपना वो एचटीसी का लॉगिन जैसे कैसे करके इधर से नेट लेके और फिर उसको दोबारा से रीमॉडिफाई करके फॉरगेट पासवर्ड वाला सारा ऑप्शन करके फिर किया था। तो काइंडली ये चीज़ें आप अपने जहन में रखिएगा और इसको नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है अपने पास, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं फिर आपको बता दूं कि आपके पास 4G नेट होना एयरपोर्ट पे ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो ग्रीन कोड है वो लाइव चेक करते हैं। जब आपके पास मोबाइल के अंदर एचडीसी की वेबसाइट पे लॉगिन होंगे और लॉगिन करने के बाद जो आपका ग्रीन कोड है वो उसको लाइव चेक करेंगे। अगर वो आपके पास वहाँ पर अंडर प्रोसेस होगा तो वो आपको आगे नहीं जाने देंगे, आपका चेक इन नहीं होगा, प्रोसेस सारा रोक दिया जाएगा। अगर आपके पास ग्रीन कोड है और वो लाइव चल रहा है तो एवरीथिंग इज़ ओके। सो ग्रीन कोड प्लस आपके पास 2 पीसीआर के टेस्ट। अब आप लोग बैनर के पास जहाँ खड़े होंगे उसको आपने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपके पास कुछ एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म में आपने अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, और पुट करने के बाद आपके पास ग्रीन कोड आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो ग्रीन कोड नहीं, आपके पास वाइट कोड आ जाएगा। ग्रीन कोड तो आपके पास पहले मौजूद था। जब आप एयरपोर्ट पर जो आपका बैनर है उसको स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद जैसे आप इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो उसके बाद एक आपके पास वाइट कोड जनरेट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आप लाइन में लग जाएंगे चेक इन के लिए, और आपका सामान भी चूँकि पैक हो चुका है। अब आप लाइन में होंगे। लाइन में जाने के बाद जैसे ही काउंटर पे जाएंगे, काउंटर वाला बंदा आपसे पूछेगा जी 2 पीसीआर के टेस्ट हार्ड फॉर्म में दिखा दें, तो वो दोनों रिपोर्ट आप उसको दे दें। प्लस वो कहेगा जी एचडीसी की वेबसाइट पे लॉगिन होके लाइव ग्रीन कोड दिखा दें, तो आपने लॉगिन होके लाइव ग्रीन कोड दिखा देना है। प्लस वो आपको कहेगा अपना वाइट कोड भी दिखा दें, तो आपने वाइट कोड का ग्रीन जो स्क्रीनशॉट है वो भी दिखा देना है।
तो ये जो चीज़ें हैं 4, ये बहुत ज़रूरी हैं आपके पास, इसको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा इन सारी चीज़ों को, अदरवाइज़ आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना होगा। सो ग्रीन कोड आपके पास प्लस 2 पीसीआर हार्ड फॉर्म में और प्लस आपके पास वाइट कोड। सो ये चीज़ें काउंटर पे दिखाएंगे, डॉक्टर वहाँ से वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद आप चेक इन वाली प्लेस पे जाएंगे। चेक इन करने के बाद आपका जो सामान है उसका वेट करके उसको आगे भेज दिया जाएगा। सामान के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो पीआईए है वो 80 केजी अलाउ कर रही है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो ट्रांजिट्स फ़्लाइट है उसमें आपको सामान लगेज बैगेज अलाउंस जो है वो ज़्यादा अलाउ नहीं है, जबकि पीआईए में 80 केजी आपका बैगेज अलाउंस है प्लस 7 केजी आपका हैंड कैरी है। 7 केजी हैंड कैरी प्लस 80 केजी आपका बैगेज अलाउंस है। उस 80 केजी को आप किस तरह पूरा कर सकते हैं, उसमें वो कहते हैं आपके 3 बैग होने चाहिए, 30 केजी प्लस 20 केजी। 30 केजी से कोई भी बैग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30 केजी से आपका बैग ओवरवेट हो जाएगा तो वो आपका सामान वहीं खुलवा के वो ये कहेंगे कि जी इसको निकाल दें यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पर कुछ केस इस तरह का भी हुआ था, कुछ बच्चों के 35 या 40 केजी का एक ही बैग था तो उनको जाने दिया था, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिस इसको जो है वो आप ना कीजिएगा, क्योंकि बेहतर है अगर आप 2 बैग बना लें 28 केजी के, दैट्स वेल एंड गुड। क्योंकि वो स्पेशल केस है कि सम टाइम अगर आपके पास सिर्फ एक ही बैग है और एक बैग में आपका 35 केजी और 40 केजी सामान है और दे नो कि वो स्टूडेंट्स जा रहे हैं और इनका ओबियसली खाने पीने का सामान है और कुछ कपड़े वगैरह हैं, तो वो जाने भी देते हैं एयरपोर्ट वाले। सो किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन कन्वेंशनली जो तरीक़ेकार है वो यही है कि आपके पास 30 केजी से बिलो सामान होना चाहिए एक बैग में। तो मैं चूँकि जब आया था तो मैं अपने साथ 3 बैग ही लेके आया था, 28 केजी के 2 बैग और एक बैग मेरा 18 केजी का था। सो इस तरीके से मैंने अपने सामान को प्रिपेयर किया था। आप 80 केजी सामान भी लेके आ सकते हैं जो आपको अलाउ है। अदरवाइज़ अगर आप 30 केजी 28 केजी लाना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना सामान कैरी करते हैं, कितना सामान लेके आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लोग अपना चेक इन करवा लें तो चेक इन करवाने के बाद आप लोग चाइना में इंटर हो जाएंगे। यूँ ही आप लोग चाइना में इंटर होंगे तो ऑब्वियसली आपकी सिम, आपके नेट पैकेजेस ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, आपकी जो सारी पाकिस्तानी ऐप्स हैं वो वर्क नहीं करेंगी। तो आई सजेस्ट कि जैसे ही आप लोग अपने प्लेन से, आपका प्लेन जो है वो लैंड करता है चाइना की सरज़मीन पर, तो जैसे ही आप लोग उतरेंगे एयरपोर्ट पर आपको गाड़ी रिसीव करेगी, उसके बाद आपको वो एयरपोर्ट पर छोड़ देंगे। रिसीव करने के बाद जैसे ही वो आपको छोड़ेंगे तो उतरते साथ ही आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर एक स्क्रीन मौजूद होगी। उस स्क्रीन पर सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट नंबर और जो आपका कोड है, कोड वहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। जस्ट आपने अपना नेम और पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको एक अकाउंट का लॉगिन मिल जाएगा। जब हम लोग उतरे थे तो वहाँ पर काफ़ी सारों को ये प्रॉब्लम हो रहा था कि वहाँ पर अकाउंट जनरेट नहीं हो रहे थे और फर्स्ट टाइम में वो मशीन काम भी नहीं कर रही थी। तो हम लोगों ने चाइनीज़ को बुलाया, उनको थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ज़रूर होती है। कोई ऐसा बंदा जिसको थोड़ी सी चाइनीज़ आती हो, अगर वो साथ है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी आती होगी तो एट लीस्ट वो लोग इंग्लिश समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको इंग्लिश में भी थोड़ा सा समझा सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है, ये अकाउंट है, ये वर्क नहीं कर रहे। तो 1 बाय 1 स्टूडेंट वहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे। आप लोग जस्ट अपना पासपोर्ट नंबर और अपना नेम पुट करेंगे तो आपको एक अकाउंट मिल जाएगा। उस अकाउंट का एक नाम होगा और नीचे उसका पास कोड होगा। तो वहाँ पर जो वाईफाई होगा एयरपोर्ट पे, आपने उसको पुट कर देना है अपना नाम और जो पास कोड होगा उसका। जैसे ही पासवर्ड लिखेंगे तो वो आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है जी, ये इंतहाई ज़रूरी है। जब तक लॉगिन नहीं होगा आपका जो
ग्रीन और वाइट कोड है वो वैलिड नहीं रहेगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो ये दो कोड हैं, एक्चुअली सबसे पहले आपका वहाँ पर लॉगिन होना चाहिए। अगर नेट लॉगिन नहीं होगा तो अगला आपका कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकेगा। जैसे ही आपका नेट लॉगिन हो जाए तो नेट लॉगिन करने के बाद आपने वहाँ पर एक QR कोड, अगेन जैसे आपने एयरपोर्ट पाकिस्तान पे वाइट कोड को किया था, स्कैन किया था और वहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट की थी, इसी तरीके से चाइना एयरपोर्ट पे भी आपको बैनर लगा होगा। आपने उस QR कोड को स्कैन करना है, अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है और आपका जो ग्रीन कोड है वो आपके पास लाइव हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ग्रीन कोड आपके पास लाइव हो जाएगा, आपने फर्दर आगे जाना है। चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव काउंटर लगा के बैठे होंगे डिफरेंट, और वन बाय वन आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपने सबसे पहले उनको अपना ग्रीन कोड दिखाना है, देन आपने उनको अपना वाइट कोड जो आपने एयरपोर्ट पर स्क्रीनशॉट लिया था वो आपने उनको दिखाना है, ठीक है जी। उसके बाद वो आपको नेक्स्ट आगे भेज देंगे। नेक्स्ट में आपका थ्रोट वाला जो कोविड टेस्ट है वो होगा, ठीक है। पाकिस्तान में आपने दोनों टेस्ट नोज़ वाले करवाने हैं। जब आप चाइना आ जाएंगे तो चाइना में आपका थ्रोट का टेस्ट लिया जाएगा। जो कॉटन्स हैं, कॉटन के ज़रिए आप जस्ट अपना माउथ ओपन करेंगे और जो आपके टंग का, ज़ुबान का जो सलाइवा है थोड़ा सा वो अंदर आपके जो गला है इसकी हदूद तक, ज़्यादा आगे नहीं जाते, उसे थोड़ा पीछे पीछे वो आराम से नॉर्मली मूव करते हैं, तो बड़ा आसानी से माउथ वाला कोविड टेस्ट हो जाता है। तो आपका वो सैंपल लिया जाएगा। सैंपल लेने के बाद वो आपको फर्दर आगे मूव कर देंगे। मूव करने के बाद इस तरह आप बारी बारी काउंटर पे अपनी वेरिफिकेशन कराते जाएंगे और फिर उसके बाद आपको वो एक कार्ड देंगे जहां अपनी आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे, सुपरवाइज़र का नाम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, किस सिटी में जाना है आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। उसके बाद फिर आप इमिग्रेशन वाले काउंटर पे चले जाएंगे। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। इधर क्या होता है कि अब जो पॉलिसी चल रही है वो ये है कि आपके किसी भी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से वो बात करते हैं, लाइक वो आपका कोऑर्डिनेटर हो सकता है। और मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आने से पहले एटलीस्ट अपने सुपरवाइज़र को एक दफ़ा जगा दें, उसको ज़रा सलाम दुआ कर लें, उससे हेलो हाय कर लें, क्योंकि एयरपोर्ट पर वो कहते हैं कि जी कोई चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव हो यूनिवर्सिटी का, ताकि हम उससे कंफर्म कर सकें कि आप यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके पास तो कार्ड होगा, वो कार्ड दिखा के इजीली चले जाएंगे, उनका प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम लोग न्यू फ्रेश स्टूडेंट हैं तो उन केस में आपके पास एडमिशन नोटिस प्लस आपके पास वीज़ा की जो वीज़ा वाला जो आपका फॉर्म है उसको फ़ोटोकॉपी करवा के कॉपी अपने पास रखें, प्लस एक्सेप्टेंस लेटर भी ज़रूर लेके आएँ, ठीक है। यहाँ पर मोस्टली जो है वो हमें ये कह रहे थे जी एक्सेप्टेंस लेटर दिखा दें, एक्सेप्टेंस लेटर दिखा दें। अगर आपके पास मेल में है तो भी इनफ है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो भी इनफ है, हार्ड में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ चल सकती है, ठीक है जी। आप उनको डॉक्यूमेंट अपने प्रूफ दिखाएंगे कि ये देखें ये सारी चीज़ें हैं, इनविटेशन लेटर है, ये चीज़ें मेरे पास है। तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है लेटर भी आपके पास हो, ये भी दिखा दें। और उससे ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप अपने सुपरवाइज़र से कॉल करवा दें, सुपरवाइज़र से बात करवा दें, तो आपका केस बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपका सुपरवाइज़र, क्योंकि उनको चाइनीज़ टीचर या चाइनीज़ कोऑर्डिनेटर चाहिए होता है, वो आपस में चाइनीज़ में बात करते हैं और कंफर्म कर लेते हैं। अब कुछ लोगों के सुपरवाइज़र कॉल नहीं अटेंड कर रहे थे, कुछ लोगों के पास नंबर नहीं था, फ़ोन नंबर नहीं था, वी चैट आई थी, तो आप वी चैट से भी कॉल कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपने स्टार्ट में जब चाइना एयरपोर्ट उतरें तो आपने अपने उसको लॉगिन कर लेना, लाजमी लॉगिन करना है। अक्सर बच्चों का लॉगिन नहीं हुआ था, वो आगे तक आ गए थे तो उनके पास नेट ही नहीं चल रहा था। जो दूसरे चाइनीज़ थे ऑब्वियसली आप उनको नंबर भी लिखवा रहे हैं, वी चैट आइडिया भी दे रहे हैं, तो वो उस तरह कॉल नहीं हो पाती, बड़े प्रॉब्लम हो रहे थे। जब तक आपका वेरिफिकेशन पूरी नहीं होगी वो आपको नहीं जाने देंगे। इमिग्रेशन वाले आपको साइड पे बिठा देते हैं कि इधर साइड पे आ जाएं। आपके डॉक्यूमेंट की तो इतनी वेरिफिकेशन नहीं करते, जस्ट वो वैसे नॉर्मली देख रहे होते हैं कि जी ये आपको एडमिशन लेटर भी आया हुआ है, वीज़ा वाला भी है और एक्सेप्टेंस लेटर या इनविटेशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से है। मेनली उनका फोकस होता है कि आप कोई भी चाइनीज़
कोई भी चाइनीज़ टीचर, कोऑर्डिनेटर, आपका सुपरवाइज़र उनसे बात कर ले और उनको बता दे, कंफर्म कर दे कि जी ये स्टूडेंट जो है मेरा है और ये इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और इसने अपने क्वारंटाइन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आना है, तो फिर ही आपकी जान छूटेगी। अदरवाइज़ कुछ लोगों का बड़ा बैड एक्सपीरियंस भी रहा है। जो हमारे साथ दोस्त थे उनके सुपरवाइज़र्स ने कॉल वगैरह अटेंड नहीं की क्योंकि उन्होंने कोई राब्ता भी नहीं रखा हुआ था, काफ़ी टाइम से कोई राब्ता वगैरह नहीं था। तो फिर वो उनको बहुत टाइम लग गया था, वहाँ से क्लियरेंस करवाते करवाते कोई 2-3 घंटे लग गए थे, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं करते कि एक चीज़ वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक वो आगे नहीं जाने देंगे। तो इमिग्रेशन काउंटर आपका लास्ट स्टेप होगा। जैसे ही आप इमिग्रेशन वाला काउंटर क्लियर करके आगे आएंगे तो आपका लगेज वगैरह सारा पड़ा होगा आगे, आप उसको कलेक्ट करेंगे, अपना ट्रॉली के अंदर रखेंगे और आगे आके फिर वेट करेंगे अपने होटल की बस के लिए। तो जैसे जैसे बच्चे इकट्ठे होते जाएंगे वो ऑलमोस्ट आपका ग्रुप बनाएंगे 25 लोगों का, 30 लोगों का या 20 का या 35 का, इस हिसाब से एक बस में स्टूडेंट बिठाते हैं। आपका अपना सारा सामान उस बस के अंदर रखेंगे। कुछ लोग अंदर भी लेके जा सकते हैं, हैंड कैरी जो बड़े बैग होंगे वो आप उसके नीचे सारा सामान रख देंगे। और उसके बाद जो भी होटल होगा वो ख़ुद आपको यहाँ की जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, बेसिकली उनके पीछे तो पुलिस ही लिखा हुआ होता है, सो होते वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ख़ुद यहाँ से आपको एयरपोर्ट से उठाकर आपका जो भी होटल होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ याद रखें, बहुत सारे लोग कह रहे थे जी हम चेंज करवा लेंगे, हम गवर्नमेंट को कह देंगे, हम टीचर्स को कह देंगे कि ये होटल बुक कर दें, वो होटल बुक कर दें, ये कर दें। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बहुत सारे दोस्त मेरे ग्वांगचू में भी लैंड किए हैं और मैं ख़ुद चेंगडू के अंदर हूँ। तो वो जो होटल अवेलेबल होगा एज़ पर अवेलेबिलिटी ऑफ होटल वो आपको वहीं छोड़ के आएंगे। यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जी मैं 5 स्टार में रह लूँगा या दूसरा 3 स्टार में होगा या 7 स्टार में होगा, हमारा रूम खुला चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आपका जो डेजिग्नेटेड होटल होगा और जो आपको रूम मिलेगा आपने उसी के अंदर जाके रहना है, उसमें कोई भी चीज़ें चेंजिंग में नहीं आएंगी। सो हम लोगों का भी यहाँ पर चेंगडू के अंदर एक होटल था, ठीक है, हमें यहाँ पर लाया गया है। वैसे इसका मेन नाम ड्रैगन ड्रीम होटल था। इसमें फ़र्दर आगे जो एक चीज़ देखने में यहाँ पे आई है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये थी कि यहाँ पर हमारे 3 से 4 फ्लोर नॉमिनेट किए गए हैं और हर फ्लोर को उन्होंने डिफरेंट नाम दे दिया। उन्होंने डिफरेंट होटल का नाम दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो फ्लोर है उस पूरे फ्लोर के ऊपर जितने बच्चे हैं उनके होटल का नेम है यीशंग होटल, ठीक है। इसी तरह जो हमसे ऊपर वाले फ्लोर हैं उनको उन्होंने नाम दे दिया सिटी कन्वीनियंट होटल। इसी तरह कुछ नीचे वाले जो फ्लोर हैं उनको उन्होंने डिफरेंट नाम दे दिए। तो फ्लोर वाइज भी वो होटल का नाम दे देते हैं। आपको मेन होटल लेके आएंगे, जो अंदर फ्लोर होंगे फ्लोर के अकॉर्डिंग आपको उनका भी वो एड्रेस यानी कि नाम वगैरह आपको बता देंगे कि ये होटल ये है। जैसे ही आप लोग होटल में पहुंचेंगे, करीब होंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे, तो पहुंचने के बाद आपका जितना सारा सामान है उस सारे के सारे सामान को बाहर निकाला जाएगा, आपको लाइनअप किया जाएगा। उसके बाद आपके जो बैग वगैरह हैं उसके ऊपर स्प्रे किया जाएगा सारा, ठीक है। और आपके जो मास्क वगैरह हैं उसको चेंज करवा देंगे। वो दूसरे आपको N95 मास्क टाइप वो आपको होटल वाले ख़ुद प्रोवाइड करेंगे। दैन उसके बाद आप आगे आ जाएंगे। आगे आने के बाद होटल रिप्रेजेंटेटिव होगा। होटल रिप्रेजेंटेटिव को आप अपनी सारी डिटेल जो है वो कुछ बताएंगे, जो जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो देने के बाद वो आपको रूम नंबर अलॉट कर देंगे। वो बता देंगे कि जी आपका फ़लाँ रूम नंबर है। उसके बाद जो चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको ख़ुद अपने साथ लेके जाएगा। 2-3 लोग इकट्ठे इकट्ठे जा सकते हैं। आपका लेट्स से कि किसी का जो फ्लोर है वो 22 है, 24 है, 27 है, इवन 30 फ्लोर भी अगर किसी का है तो वो लिफ्ट में अपना सारा सामान रखेंगे 2 स्टूडेंट। और उसके बाद वो चाइनीज़ आपको ऊपर लिफ्ट तक ले आएगा और फिर आपको वहाँ पे अपने रूम तक वो आपको छोड़ देगा। आप थोड़ा इंटर होंगे तो रूम नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है जी, रूम के बाहर ही, तो आप इजीली इंटर हो जाएंगे। इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि जो लोग इकट्ठे आ रहे होते हैं साथ साथ, ऑब्वियसली वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अकेले कुछ करने के बजाय ये बेहतर होगा कि आप दूसरों के साथ जैसे वो चीज़ों को भी देख रहे हैं आप उनको भी गाइड करें, और या ख़ुद जो अगर आपको पता है तो उनको बता दें, वरना उनसे पूछ लें। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। आप इजीली आपस में कम्युनिकेट करके आराम से अपने अपने रूम्स में आ सकते हैं।
और रूम्स में आने के बाद जैसे ही आप लोग रूम में आएंगे तो रूम में एंटर होने के बाद आपके वॉल्स के ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। हम लोग भी जब आए थे तो थोड़ा सा ज़रा हम लोगों को आइडिया नहीं हुआ कि चीज़ें कहाँ कहाँ क्या क्या लिखी हुई हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग रूम में एंटर हुए तो वॉल्स के ऊपर मैंने ये थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर सारे की सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन करके लिखी हुई थी जो कि चाइनीज़ में होती हैं। आप उसको बआसानी अपने वी चैट से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी पिक्चर्स लें, पिक्चर्स लेने के बाद उनको ट्रांसलेट कर लें वी चैट से, तो आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। और आपको वो एक साथ डॉक्यूमेंट भी देते हैं। उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो होटल है उस होटल का वो ग्रुप बना देते हैं जिसको आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप अपना ग्रुप ज्वाइन करेंगे, इंटर होने के बाद आप अपना सामान वगैरह रखें, थोड़ा रिलैक्स हों। और इसमें एक चीज़ ये है कि अभी जब हम लोग आए थे तो हमारे रूम्स में पानी वगैरह सब कुछ अवेलेबल था। ठीक है जी, जो फ़िल्टर्ड वाटर था वो पड़ा हुआ था। और आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि काइंडली टूटियों वाला पानी ना पीजिएगा। यहाँ जो टैप वाटर आ रहा होता है उसको नहीं पीना आपने, वो पानी पीने वाला नहीं होता। वो जस्ट आपके शॉवर के लिए, आपके हैंड वॉश और मुंह हाथ धोने के लिए होता है। ठीक है, सो उस पानी को नहीं पीना। एंटर होते ही आपके पास फ़िल्टर्ड वाटर की बोतल आपके रूम में होती हैं, आप उसको ओपन करें, उसको आप पी सकते हैं। इन केस अभी लास्ट फ़्लाइट में 9 नवंबर में एक पर्सन से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि जी हम लोग जब रूम में एंटर हुए तो हमारे रूम में पानी नहीं था। यानी जो ड्रिंकिंग वाटर है, फ़िल्टर्ड वाटर है, वो पानी पड़ा हुआ नहीं था। तो उसका हल ये होता है कि आपके रूम के अंदर ही पीटीसीएल मौजूद होता है और सामने वॉल पे आपकी हेल्पलाइन लिखी होती है। आप उस पर कॉल करें, कॉल करके उनको बताएं कि जी मेरे रूम में मुझे पानी चाहिए, उनको अपना रूम नंबर बताएं, तो वो आपके रूम में पानी दे जाएंगे। या अदरवाइज़ जो आपको वो पेपर देंगे, पेपर पे क्यूआर कोड होगा, उसको स्कैन करेंगे और अपने होटल का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद अपने होटल के ग्रुप में सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पर होटल के स्टाफ एज ए रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं। वो आपको जो जो चीज़ चाहिए होगी आप उनको कहते रहेंगे, वो आपको टाइमिंग भी बताएंगे, चीज़ें भी बताएंगे। और वो सारी चीज़ें जो है वो आपको इंडिकेट कर देंगे जो जो आपको चाहिए होंगी। ठीक है जी, होटल के स्टाफ से आप बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आपके रूम तक पहुंच जाएंगी। तो ये जी आपका सफ़र है कि अगर आप लोग पीआईए फ़्लाइट से चेंगदू एयरपोर्ट पे आते हैं और चेंगदू के बाद फिर आपको फ़र्दर आपके आगे होटल लाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लें, जो लोग चेंगदू आ रहे हैं तो चेंगदू से आगे यहाँ पे सिटी से निकलने के बाद एक और पीदू डिस्ट्रिक्ट है इनका, जहाँ पर ये लोग स्टे करवाते हैं। और नॉर्मली कंपैरिजन टू ग्वांगचू, बीजिंग और शियान, अदर सिटीज़ के मुकाबले में यहाँ पर जो आपका क्वारंटाइन है वो काफ़ी सस्ता है। अच्छा, अगेन ये डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग वहीं से कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि जी फ़लाँ होटल का इतना आया था, मेरा दोस्त वहाँ रह रहा था तो उसको बड़े कम सस्ते में मिल गया था। ये आपकी टोटली लक पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा होटल और कौन सा रूम मिलता है। अब हमारे केस में आप यहाँ पर देखें कि हमारे यहाँ पर फ्लोर टू फ्लोर भी रेट वेरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर 15 फ्लोर वाला है उससे ज़्यादा पैसे लिए गए हैं, अगर कोई 22 फ्लोर पे है उससे कम लिए जा रहे हैं, 25 पे है उससे कम लिए जा रहे हैं, और 30 पे उससे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो ये फ़्लोर टू फ्लोर वेरी करता है, प्लस उसके अंदर आपका जो रूम है, रूम टू रूम भी वेरी करता है। मेरे अपने रूम के चार्जेस कम थे, मेरे साथ ही दूसरा एक दोस्त है उसके रूम के चार्जेस ज़्यादा थे। उसकी वजह क्या थी कि उसके रूम में ज़रा फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी, थोड़ा सा ज़रा खुला रूम था। ठीक है, मेरे वाला जो रूम था वो थोड़ा सा ज़रा छोटा रूम था, लेकिन एनफ था, एक बंदे के लिए एनफ है। आपके लिए वो सारी चीज़ें सहूलियात यहाँ भी मौजूद थी। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा रूम आता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जो ही आप लोग अपने होटल के अंदर आते हैं तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो कॉल करें हेल्पलाइन पर, उनको कहें कि हमें उनका मील नहीं चाहिए, अपना सारा मील कैंसिल करवा दें। हाँ, अगर आप लोग खा सकते हैं वो मील तो देख लें, क्योंकि जब मैं इंटर हुआ था तो यहाँ पर हमारे पास नाइट टाइम के लिए जो उन्होंने हमें दिया था वो कुछ नूडल्स थे, और नूडल के साथ में एक दूध का पैकेट था। तो जो दूध वाला डब्बा था वो तो मैंने निकाल लिया था, ठीक है।
और जो नूडल्स थे वो उसमें मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा, उसमें हलाल हराम का चल रहा था। कुछ ने कहा कि नहीं ये हलाल है, आप इसको खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये क्विक नूडल्स हैं कि आप जस्ट बॉइल्ड वाटर में डालेंगे और फ़ौरन से बन जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली स्टार्ट में आपका टेस्ट उस तरह का नहीं होता। अगर आप पहले दिन ही आके यहाँ पे खा लेंगे तो ऐसा ना हो कि आपको कोई टेस्ट ख़राब हो जाए या दिल ख़राब हो जाए। तो मेरे ये मशवरा यही होगा कि आप जिस भी एयरलाइन से आ रहे हैं उसका खाना अपने पास सेव कर लें, ठीक है। वो जो आपको लंच देते हैं, डिनर देते हैं, एक टाइम का आते हुए खाना सेव कर लें, उसको शॉपर में साथ लेते आए। मैं तो पीआईए का खाना अपने साथ यहाँ पर ले आया था। जो उन्होंने हमें लंच के लिए दिया था उसको मैंने शॉपर में रख लिया था और मैं शॉपर में यहाँ पर ले आया था और उसको रात को मैंने खा लिया था। सो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी पहले दिन अपना खाना खाएं, ठीक है। इसका सबसे बेहतर फ़ायदा ये होगा कि आपका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। सो जैसे ही आप लोग अपने होटल आ जाएं तो होटल आने के बाद अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट करें, बार बार रिक्वेस्ट करें होटल स्टाफ से कि हमारा खाना जो है वो उसको कैंसिल कर दिया जाए, मील कैंसिल करें। अगर आप लोगों ने डिनर लंच वगैरह लेना है तो ले लें, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें, उनका जो होटल का मेन्यू होता है वो सही नहीं है। मतलब उसमें आपको बॉयल्ड राइस मिलेंगे, वो भी बड़े अजीब तरीके से होते हैं। इसी तरह उसमें आपको बॉयल्ड वेजिटेबल्स मिलेंगी और कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो आप थोड़ा सा परेशान होंगे इस हवाले से कि इसमें मतलब हलाल हराम का थोड़ा मामला चल रहा होता है, क्योंकि वो मीट भी साथ में आता है तो मीट का पता नहीं होता कि वो हलाल है या हराम है। अलबत्ता जो वेजिटेबल्स हैं, जो राइस है, उसको आप लोग खा सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे पाकिस्तानियों की तरह नहीं होते ना। मतलब वेजिटेबल भी वो बॉयल्ड होता है तो वो नहीं खाया जाता, राइस भी इस तरह बॉयल्ड किए जाते हैं कि वो उस तरीके से नहीं खाए जाते। सो इसलिए ये चीज़ें हैं कि आपके पास अगर अपना फूड है, अपना खाना है, ओबियसली 2-3 दिन तक तो बंदा इंसान अपना जो फूड लेके आएगा साथ वो इस्तेमाल कर सकता है, आप उसको इस्तेमाल करें। तो आप बाकी जो मील है रेस्टोरेंट का वो आप सारे का सारा उसको कैंसिल करवा दें। अब यहाँ पर हमारे इधर भी हम ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट ने यहाँ पे सारे का सारा मील कैंसिल करवा दिया था। तो इस तरीके से 10 डेज़ के हमारे जो यहाँ पर रेस्टोरेंट में ख़र्चा आया है वो किसी का 2000 RMB आया है, किसी ने इवन 1800 RMB पे किया है, किसी ने 2500 RMB भी पे किया है। सो ये एज़ कम्पेयर टू ग्वांगचू बहुत सस्ता हमें रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमें जो है वो बहुत सस्ता रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। अब ग्वांगचू के केस के अंदर क्या है, साथ ही मैं ज़रा क्वारंटाइन का भी आपको बता दूँ। ग्वांगचू के केस में अभी मेरे 2 से 3 दोस्त ऑलरेडी क्वारंटाइन कर भी रहे हैं और कुछ क्वारंटाइन करके अपने दूसरे सिटी जो यूनिवर्सिटी का सिटी है उस तरफ जा चुके हैं। तो ग्वांगचू के अंदर सीन ये चल रहा है कि आपका कोई 500 RMB तक आपका ख़र्चा जा रहा है पर डे का। तो जो रेंज बताई जा रही है वो ये है कि जी 300 से लेके 800 RMB पर डे। अब ये डिपेंड करता है आपको होटल कौन सा मिलता है, 300 का मिलता है, 4 का, 5 का। इवन एक बंदी को वहाँ पर 600 RMB का भी होटल मिला है विदाउट फूड। ये मैं बात आपको कर रहा हूँ विदाउट फूड की। सो ये देख लें कि जब आपने आना है काइंडली इस सारी चीज़ को कंपेयर करके फिर आइएगा और अपने जहन में चीज़ें रख के आइएगा, क्योंकि जब इंसान यहाँ पहुँच जाता है तो पहुँचने के बाद बहुत सारे आपके जब पैसे एक्स्ट्रा एकदम जा रहे होते हैं तो इंसान उस टाइम बहुत स्ट्रेसफुल और परेशान हो जाता है। तो जब आपके जहन में पहले से कुछ चीज़ें होंगी कि ये वाला मामला हो सकता है तो इंसान अपना बजट भी उस तरीके से बना के आता है। तो इस चीज़ को ख़ास तौर पे जो ग्वांगचू लोग आ रहे हैं वो इसको अपने जहन में रखें कि वहाँ पर जो क्वारंटाइन की कॉस्ट है वो 300 से 800 के दरमियान जा रही है और एवरेज जो लोग दे रहे हैं वो 500 RMB दे रहे हैं पर डे का। तो इस लिहाज से 10 डेज़ का जो आपका क्वारंटाइन है वो आलमोस्ट 5000 का पड़ जाता है आपको। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा चेंगडू वाला क्वारंटाइन है, ये आपका चाहे ग्वांगचू वाला क्वारंटाइन हो, क्वारंटाइन के पैसे अलग होंगे, प्लस जो उसमें कोविड के वो टेस्ट करते हैं। अब आपके जो 10 डेज़ है, लेट्स से कि मेरे केस में और आलमोस्ट सबका इस तरह ही चल रहा है कि 10 डेज़ क्वारंटाइन के अंदर वो 4 कोविड के टेस्ट करते हैं आपके नॉर्मली। वैसे तो 7 डेज़ में 4 करते हैं, उसके बाद फर्दर जो आपने आगे करवाने हैं वो फिर आगे वो मज़ीद उसमें चार्जेस लेते हैं। तो पर आपका जो कोविड टेस्ट है वो आलमोस्ट 16 RMB 16 युआन का होता है। तो 4 टेस्ट के पैसे 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 64 युआन और या 64 RMB। तो 16 युआन आपका पर कोविड टेस्ट वो होटल वाले लेते हैं
अब अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर होटल के वो 20 चार्ज करता है, 16 करता है या कितने करते हैं। नॉर्मली तो 16 ही कर रहे हैं हर जगह। सो जितना भी अब वो चार्ज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको देना पड़ता है। यहाँ पे कोई बारगेनिंग वगैरह तो हो नहीं सकती। तो जो जो वो आपको कहेंगे आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, कुछ होटल जो है वो आउटसाइड फूड अलाउ नहीं करते, लेकिन चेंगदू के अंदर मोस्टली अभी जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पर फूड अलाउ है आउटसाइड का। और यहाँ पर 2-3 रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे से हैं। एक तुर्किश रेस्टोरेंट भी है, एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी है, एक दो और रेस्टोरेंट भी हैं। वहाँ से आपको बड़ा बेहतरीन खाना मिलता है। आप कौरमा ऑर्डर कर सकते हैं, बिरयानी ऑर्डर कर सकते हैं, इवन स्प्राइट, कोक, पेप्सी, रोटियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन पॉइंट यही है कि थोड़ा सा कॉस्टली, यानी एक टाइम का खाना आपको 40 RMB, 50 RMB, 35 RMB लंच एक टाइम का आपको पड़ रहा होता है। ठीक है, तो ये वेरी करता है आपका 30 से लेके 60 RMB तक चीज़ें वेरी करती हैं कि आप कितना खाना मंगवा रहे हैं। सो उसमें भी होटल की कुछ टाइमिंग होती है कि आप उस टाइमिंग के अंदर ही उसको डिलीवर करवा सकते हैं। ये नहीं होता कि आपने अभी डिलीवर करवाया तो वो 2 घंटे में उधर आ जाएगा और फ़ौरन से आपके रूम में आ जाएगा। तो ऐसे नहीं होता, वो एक रात पहले मतलब वो तरतीब होती है। आप उनसे बात कर लेंगे रेस्टोरेंट वालों से, फिर वो यहाँ भेजेंगे। तो होटल वालों की भी टाइमिंग होती है, वो उस टाइम आपके दरवाजे के बाहर आपका खाना डिलीवर कर देंगे। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने कमरे से बाहर निकल के नहीं जा सकते। हमारे होटल ने तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चों ने, कुछ लोगों ने बार बार दरवाजे खोल के वो दाएं बाएं भाग रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे, निकल भी रहे थे। तो इस पर उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर 5 दफ़ा आपका 5 टाइम्स जो आपका डोर है ओपन होता है, तो हमारे ऊपर ही रूम के अंदर ही 2 से 3 सेंसर लगाए हुए इन्होंने। तो वो कह रहे थे कि वो इसको काउंट कर लेंगे और अगर आपका 5 टाइम से ज़्यादा डोर अगर आप ओपन कर लेते हैं तो फिर आपको हम फ़ाइन करेंगे, जुर्माना करेंगे और पॉसिबल है कि आपको मज़ीद भी यहाँ पे रुकना पड़ जाए वायलेशन की सूरत में। सो ये तो खैर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन नॉर्मली ये है कि ओबियसली आपने जो डोर ओपन करना है वो या तो मेडिकल के लिए करना है या फिर आपकी कोई डिलीवरी आएगी उसके लिए करना है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होता। अलबत्ता कॉरिडोर में इनके कैमरे वगैरह लगे हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके होटल के रिगार्डिंग कि आपने होटल में भी किस तरीके से सरवाइव करना है। मेरी आपको सजेशन ये होगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पाकिस्तानी फूड अपने साथ लेके आए। ठीक है जी, उसके अंदर देखें बिस्किट्स वगैरह है, ड्राई फ्रूट है, आपका निम्को है, केक रस है, पापे वगैरह हैं। ठीक है, ये वो आइटम है जो आपके ख़राब बिल्कुल नहीं होते। आप महीना भी रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो ये वाले आइटम जितने आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ला सकते हैं लेके आएँ। बिस्किट्स का मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बिस्किट्स के जो पैक्स हैं, मतलब जो डब्बा आप पूरा ले रहे हैं उस डब्बे को निकाल दें, उसमें से बिस्किट निकाल के उनकी अलग से पैकिंग करें। हर एक चीज़ को आप कोशिश करें कि उसका डब्बा निकाल दें और उसकी जो अंदर की चीज़ है उसकी पैकिंग करें। ये इस सेंस में ना रहें कि जी हम न्यू नई नई चीज़ लेके जा रहे हैं, डब्बा पैक लेके जाएंगे। तो डब्बा पैक रखने से आपका एक तो वेट ज़्यादा होगा, जगह ज़्यादा घिरेगी, जो आपका बैग है उसमें जगह बहुत ज़्यादा घिर जाएगी। तो इसलिए इट्स बेटर कि आपका जो वेट है आप अपने हिसाब से जितनी चीज़ें हैं डब्बों में से निकाल दें, ख़ुद उसकी बेहतरीन तरीके से पैकिंग करें और आप उसके बाद वो सामान अपना सारा बैग के अंदर रख लें। क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे क्वारंटाइन में पहुँचेंगे तो ऑब्वियसली सम टाइम ऐसे होगा रात को कुछ भी नहीं मिलेगा ना आपको यहाँ पे, तो फिर आपको ख़ुद सर्वाइव करना है। तो आपको अपने फूड पे सर्वाइव करना है। ठीक है, और आपको रेस्टोरेंट ढूंढते हुए, उनको ऐड करते हुए, ऑर्डर करते हुए तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए बेहतर है जितना फूड आपका अपने साथ होगा आप उसको ईज़िली जो है वो अपने साथ कैरी करें और उसको एंजॉय करें, आराम से क्वारंटाइन में उसको खा सकते हैं। तो ये मेरी कुछ आपको सजेशंस हैं कि जब आप क्वारंटाइन होटल में आ जाएँ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बिस्किट्स, निम्को, ड्राई फ्रूट ज़रूर रखें। इंशाल्लाह जब आप लोग यहाँ पर आएँगे तो आपको ख़ुद ये रियलाइज़ होगा कि आप लोगों को फ़ूड काफ़ी सारा वहाँ पे रख लेना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे जो फ़ूड है वो देखें, अगर 30 RMB भी आपको मिलता है, 50 RMB लेट्स से कि अगर आपको एक टाइम का खाना मिलता है तो 50 RMB को आप कन्वर्ट कर लें पाकिस्तानी उसमें। ठीक है, लेट्स से कि अगर 40 से भी मल्टीप्लाई करें तो ये आपका कोई ऑलमोस्ट 9000 बन जाता है। सॉरी, आपका कोई 2000 के करीब जा रहा होता है ना। ठीक है,
तो लेट्स से कि अगर आप उसका 30 का रेट भी लगा लें तो 1500 है। अब आप सोचें कि 1500 में आप लोग वहाँ से कितनी चीज़ें रख सकते हैं अपने साथ। निम्को है, स्नैक्स है, ठीक है, इसी तरह आपके नूडल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, यानी वो चीज़ें जो खुश्क मेवाजात हैं, खुश्क हैं, ड्राई हैं। हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट एवरीडे के पैक ज़रूर रखें। जो आपने चाय बनानी है, टी बैग ज़रूर रखें अपने साथ, ताकि आप लोग यहाँ पे अपनी चाय वगैरह बना सकें। बाकी रह गया होटल के अंदर चीज़ों के हवाले से, तो केटल और फ्रिज हमारे तो होटल में मौजूद थी और आलमोस्ट सभी हॉस्टल के अंदर थी जिनसे मेरी बात हुई है। ओवन वगैरह की सहूलत आपको कोई नहीं मिलती यहाँ पे, जस्ट आपको एक इलेक्ट्रिक केटल मिलेगी और साथ में आपको एक फ़्रिज मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं निकाल के। एंड जो केटल है उसके अंदर पानी गर्म करने के लिए, बॉइल्ड करने के लिए आपके पास वो अवेलेबल होगा। ओवन वगैरह नहीं होगा यहाँ पर, इसको काइंडली नोट रखिएगा। सो इस लिहाज से वो चीज़ें लेके आइएगा जो चीज़ें आप लोग आराम से कैरी कर सकें, ड्राई हो, सपोज़ ड्राई फ्रूट है, निम्को है, बिस्किट है, ये आप इसको वैसे भी चाय के साथ खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने पास रखें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, मैं कुछ वीडियोस इसके अंदर लगा दूं या अदरवाइज़ एक वीडियो जो इन डिटेल लिस्ट मैंने की हुई है वो मैं आपको बता दूं कि आपने पैकिंग भी किस तरह करनी है, कितना कितना आइटम लेके आना है, क्या क्या कुछ आप ला सकते हैं। दूसरा, मेडिसिन्स भी जो है वो आप कौन कौन सी ला सकते हैं, कितनी मेडिसिन्स आपको रखनी चाहिए, कौन कौन सी आप मेडिसिन लेके आएँ जो आपका यहाँ पे कारआमद रहेगा और आप अपने इस सफ़र को ईज़िली आगे कैरी कर सकेंगे। तो एट द एंड मैं आपको यही कहूँगा कि फ़ूड के हवाले से देखें, जब स्टूडेंट वहाँ से सारे कह रहे होते हैं जी उठाना मुश्किल है, कैरी करना मुश्किल है, थोड़ी सी सिर्फ पेन होगा, एफ़र्ट होगी। अगर वहाँ से आप लोग यहाँ तक ले आते हैं तो आप ख़ुद देखेंगे आपके 10 दिन का क्वारंटाइन बड़ा आराम से, बड़ा बेहतरीन गुजरेगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई भी एक दिन का खाना भी बाहर से ऑर्डर नहीं किया। मेरे पास सारा खाना अपना मौजूद है, मैंने सारा खाना कैंसिल करवाया है और एक भी दिन रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं किया। मेरा अपना फूड मेरे पास चल रहा है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी की सारी सेविंग्स हो गई है। तो आप लोग भी इस तरह अपनी सेविंग कर सकते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको जहाँ से मिलती है उसको नोट करें अपने पास, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड करें, डिसीजन लें और फिर उस तरह अपना सफ़र करें। कुछ लोगों की राय ये है कि जी डायरेक्ट फ़्लाइट का ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि स्टार्ट में कॉस्ट ज़्यादा है, फिर क्वारंटाइन में आपको आगे कॉस्ट बच जाती है। तो आपका सफ़र भी चूँकि 4 घंटे 40 मिनट का होता है तो उसमें दुश्वारियाँ कम हैं। कुछ लोगों का जो है वो ओपिनियन ये है कि जी हम ट्रांज़िट फ़्लाइट लेते हैं तो हमें वो टिकट सस्ती पड़ती है। लेट्स से कि अगर आपको लाहौर टू ग्वांगचू वाया रियाद, कुछ लोगों ने 1,37,000 की भी ली हैं, कुछ लोगों ने 1,50,000 की भी ली हैं, कुछ लोगों ने जो है वो 1,80,000 की भी ली हैं। तो कुछ लोग लाहौर से जो ग्वांगचू वाया रियाद आ रहे हैं उनको महंगी पड़ रही है। मेरे एक दोस्त ने कराची से टिकट बुक करवाई है, कराची से ग्वांगचू वाया रियाद, तो उसको कोई 1,40,000 की पड़ी है। तो इस तरह चीज़ें वेरी कर रही हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आपके डिसीजंस पे कि आप किस तरीके से अपने सफ़र को कैरी करना चाहते हैं। तो उस तरीके से आप अपने ट्रांज़िट फ़्लाइट के लिए जो भी आप ट्रांज़िट चूज़ करते हैं या डायरेक्ट फ़्लाइट चूज़ करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप पहले सोचें, सारा कंपेयर करें, अपना बजट बनाएं, उसके बाद आप आएँ। देखें मैंने आपको डिटेल बता दिया जो आपका ये डायरेक्ट फ़्लाइट का था, पीआईए का, ठीक है। अब जो आपकी ग्वांगचू वाली साइड है, लेट्स से कि अगर आप ट्रांज़िट फ़्लाइट से आ रहे हैं तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो उसमें ये है कि आपको 8 घंटे एयरपोर्ट पे स्टे करना पड़ेगा सऊदीया में, रियाद के अंदर। सो बहुत सारे स्टूडेंट ईज़ी होता है, आप लोग कर सकते हैं। मोस्टली दोस्तों से बात हुई, वो कह रहे थे यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तो आराम से स्टे कर लेंगे वहाँ पर। तो वो अगर आप ग्रुप की फॉर्म में आ रहे हैं तो बेस्ट है, ओबियसली आप गपशप लगा सकते हैं, एयरपोर्ट घूम सकते हैं, वहाँ पर बैठ सकते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र ले लें। और फिर यहाँ आने के बाद चूँकि जब आपने ग्वांगचू में जाना है तो ग्वांगचू में जो आपको होटल मिलेगा वो फिर उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अब मैं चूँकि चेंगदू के अंदर हूँ तो चेंगदू में जो मेरा रेट था होटल का, वो मैंने आपको बताया कि लेट्स से कि मेरा 180 RMB पर डे रेजिडेंस मुझे मिली है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सस्ती है एज़ कम्पेयर टू इवन मेरे अदर फ्रेंड्स भी जो चेंगदू में है और इवन जो बाकी सिटीज़ में है उसके कंपैरिजन में मुझे बहुत ये सस्ती रेजिडेंस मिल गई है, रिहाइश मिली है।
अब जो ग्वांगचू में पहुँचेंगे, ग्वांगचू में देखिए वहाँ पे जहाँ आपको लेके जाएँगे हो सकता है कि आपको 200 आरएमबी वाला भी मिल जाए, हो सकता है 3 वाला भी मिले एंड पॉसिबल है 500 वाला भी मिले। ग्वांगचू में थोड़ा-सा सीन ये हुआ है कि वहाँ पर चूँकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है? बहुत सारी तादाद में दाएँ-बाएँ कंट्रीज़ से भी लोग पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पर होटल ज़्यादा फ़िल होते जा रहे हैं। तो जो होटल अवेलेबल होता है गवर्नमेंट आपको वहाँ पे लेके चली जाती है। अब वो आपकी लक क्या है कि वो 5 स्टार है, 7 स्टार है, 3 स्टार है, फैसिलिटीज़ क्या हैं, उनके रेट क्या हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको उस पॉलिसी को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अब अगर लेट्स से अगर आपको 500 वाला पर डे रेज़िडेंस वाला होटल मिला है तो आपको पे करना ही पड़ेगा। वो आप जितना मर्ज़ी बात कर लें, यहाँ पर भी एक स्टूडेंट के साथ हमारी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, उसके साथ ये इश्यू बना था कि उससे 600 आरएमबी कोई ले रहे थे। उसने अपनी यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट किया, कोऑर्डिनेटर को कहा, तो कोऑर्डिनेटर ने कमिटमेंट लेटर जो आपने साइन किया हुआ है, ठीक है, वो उसको भेजा कि ये देखिए जी आपने इस पे खुद ये कमिट किया है कि यू विल बियर ऑल द एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आप खुद बियर करेंगे, हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, ना हम गवर्नमेंट को कह सकते हैं, ना हम किसी बंदे को कह सकते हैं। तो स्टूडेंट ने ये पैसे पे करने ही करने और उसको वो पैसे पे करने ही पड़े हैं। जितना मर्ज़ी उसने ज़ोर लगाया, कहीं इसको कहा, कहीं उसको कहा, कहीं कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई और उसको वो सारे के सारे पैसे पे करने पड़े हैं, क्लियर करने पड़े हैं। उसके बाद ही होटल जो है वो आपको क्वारंटाइन टर्मिनेशन नोटिस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देगा। तो जी ये पूरे का पूरा जो है मैंने कोशिश की है कि मैं ए टू ज़ी आपको सारी चीज़ें बता दूँ। एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है ताकि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी क्वेश्चन जो नॉर्मली स्टूडेंट कर रहे थे वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएँ। अभी भी आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि चाइना में क्वारंटाइन के बाद आपने जो है वो आगे किस तरीके से जो फॉर्म है उनको किस तरीके से फिल करना है, क्वारंटाइन में आगे फर्दर आपने टेस्ट वगैरह किस तरीके से होंगे, यहाँ पे कोड कैसे जनरेट होंगे, आपने यहाँ पर आके किस तरीके से सरवाइव करना है, उसके बाद यहाँ पर लोकल नंबर कैसे परचेज़ करना है, फिर रजिस्टर्ड कैसे होना है ऐप के ऊपर, फिर उसके बाद आपने अपने सिटी की तरफ मूव कैसे करना है, फ़्लाइट्स कैसे बुक करवानी है, फ़ास्ट ट्रेन लेनी है या प्लेन के थ्रू जाना है, फिर यहाँ से आपने कैब्स कैसे बुक करवानी है, टैक्सीज़ वगैरह कैसे बुक करवानी है, आया कि आपको होटल यहाँ से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट देगा या नहीं देगा, आपने ख़ुद मैनेज करके जाना है, और यूनिवर्सिटी के सिटी में आप किस तरीके से पहुँचेंगे, कौन कौन सी फ़्लाइट अवेलेबल होंगी, फ़्लाइट अगर आपकी कैंसिल हो जाती है तो फिर आपने उसको किस तरीके से टैकल करना उस सारे मामले को, और किस तरीके से आपने अपडेट करनी है सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये डिटेल से बताऊंगा कि चाइना में जब आप क्वारंटाइन कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो होगी जो चाइना पहुंच चुके होंगे, तो वो यहाँ पर रहते हुए, चाइना के अंदर रहते हुए किस तरीके से अपने सारे कोड जनरेट करेंगे, किस तरीके से सारे फॉर्म को फिल करेंगे, कौन कौन सी ऐप्स आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐप्स जो है वो आप डाउनलोड करेंगे, और फिर आपके पास ग्रीन कोड आपका जनरेट होगा। यहाँ पर भी किस तरीके से आपने अपनी जो ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट करनी है अपने यूनिवर्सिटी की सिटी की तरफ। तो इंशाल्लाह जो बाकी तमाम बातें हैं वो सारी की सारी मैं कोशिश करूँगा, जो चाइना के अंदर आने के बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी में कैसे पहुँचना है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यहाँ तक अभी के लिए इतना था कि आप पाकिस्तान से चाइना में अपने क्वारंटाइन होटल तक किस तरह पहुँच सकते हैं, और आपने कौन कौन सा सामान अपने साथ, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि आप यहाँ तक सेफ़ली अपने क्वारंटाइन के अंदर पहुँच जाए। आई होप सो कि मैंने कोशिश की है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी आपके हैं उन सबको लूँ और उसको जो है वो एड्रेस कर दूँ। बाकी भी इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो आप काइंडली उसको कमेंट के अंदर मेंशन करते जाएं, ठीक है। मैं बाकी भी ग्रुप्स को देख रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मज़ीद भी होंगे और भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो उनका भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि तमाम के तमाम क्वेश्चन को दोबारा से सारे के सारे को एड्रेस कर दूँ। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगी और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि
जितने भी आपके दोस्त अहबाब कोलीग जो जहाँ चाइना आने वाले हैं, स्पेशली जो डायरेक्ट फ़्लाइट से आ रहे हैं या ट्रांज़िट फ़्लाइट से आ रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें सुन के उनको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाए कि हमारे साथ आगे क्या क्या होने वाला है, हमें किस किस स्टेप से हमने गुज़र के जाना है। तो आई होप सो कि ये आप वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक बख़ैर व आफ़ियत तमाम दोस्तों को, तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ पे बख़ैर व आफ़ियत लेकर आए, क्वारंटाइन कंप्लीट करवाए और जो स्टूडेंट्स अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में पहुँच रहे हैं वो बख़ैर व आफ़ियत पहुँच जाएँ। रास्ते में हैं, रास्ते वाले आराम से पहुँच जाएँ। जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी आने हैं, अल्लाह करे उनको डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएँ जल्दी, और जो प्रोसेस कर रहे हैं उनका प्रोसेस जल्दी हो जाए। बाकी जो यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं, मेरी गुजारिश है कि वो भी दुआ करें कि बाकी तमाम स्टूडेंट जो है वो आराम से बख़ैर आफ़ियत अपनी अपनी सिटीज़ के अंदर पहुंच जाएं, और कोशिश करें कि वो अपने दोस्तों को, अपने जो करीबी लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, कोई भी अगर कोई आपसे रब्ता करता है तो उसकी काइंडली हेल्प ज़रूर करें, उसको ज़रूर बताएं। जाते जाते आपको एक चीज़ और बता दूं कि दोनों चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, आरएमबी भी और डॉलर भी। अब हमारे केस में ये था कि काफ़ी सारे बच्चों के पास डॉलर थे, तो हमने अपने होटल को दिया, होटल उसका कन्वर्जन रेट लगा के ख़ुद उसको लेके आरएमबी में वो कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पास आरएमबी थे कैश में। अब हुआ यह है कि मार्केट से दोनों चीज़ें शॉर्ट हुई हुई हैं, तो कोशिश करें कि आने से पहले मार्केट के 3-4 दफ़ा चक्कर लगाएं, जाएं ज़रा, ताकि अगर आपको आरएमबी मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। और कोशिश करें कि आरएमबी अपने साथ ज़रूर रख के लेके आएँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारी पेमेंटें कैश में भी हो जाती हैं। बहुत लोग कह रहे थे जी कैश में पेमेंट नहीं होती। ऑब्वियसली जब आपके पास एक नया बंदा है, उसके पास कोई अकाउंट ही नहीं है, जानने वाले ही नहीं है, तो वो किस तरह पेमेंट करेगा। तो होटल जो है वो मैनेज कर लेता है, पेमेंट कैश में भी ले लेता है, आपके पास जितनी पेमेंट आरएमबी में होगी उसको भी ले लेगा, अगर डॉलर में होगी तो उसको वो कन्वर्जन करके, कन्वर्ट रेट लगा के तो वो भी कर लेते हैं। और अगर कोई आपका जानने वाला दोस्त, भाई, कोई भी लोग अगर चाइना के अंदर है तो बेहतर है उससे रब्ता कर लें, वो सारी पेमेंटें वो आपकी कर दे और फिर आप उसको पेमेंट कर दें बाद में जाके, या पहले कर दें। तो ये तरतीब आप लोग बना सकते हैं। अगर कोई बंदा आपको चाइना में मिल जाता है जो कि आपका करीबी अजीज़ है, या कोई दोस्त भी है, इवन यूनिवर्सिटी का फ़ेलो भी है, तो उसको रिक्वेस्ट करें कि यार मेरी सारी पेमेंटें आप कर दो, मैं इंशाल्लाह आके आपको क्लियर कर दूंगा सारे। या पहले से उससे तय कर लें कि भाई ये मैं पेमेंट आपको भेज देता हूँ इतनी, आप मेरे आरएमबी अपने अकाउंट में रख लें, तो मैं जैसे जैसे आपको पेमेंटें भेजता जाऊंगा। अब यहाँ पे होता ही है कि पेमेंट का तरीका अगर क्यूआर कोड से है, बंदा नहीं लेके जाता, क्यूआर कोड लगे हुए होते हैं, यू नीड टू जस्ट स्कैन द कोड और आपकी वो पेमेंट ईजिली हो जाती है। वो क्यूआर कोड की पिक्चर लें, बंदे को भेजें, वो जैसे वो आपकी पे करेगा तो इनको होटल वालों को प्रूफ भेज दें सिंपली। अब जिनके पास कैश होगी तो वो बता देते हैं जी हमारे कैश है, वो खुद आते हैं रूम में और आपसे कैश कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कैश के वाले से भी ये जी मैंने एट द एंड मुझे पॉइंट याद है तो मैंने कहा आपको बता दूं। चलें इंशाल्लाह। अब वीडियो भी आलमोस्ट मेरा ख़्याल है काफ़ी लंबी हो गई है, 1.5 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन चुकी है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें आपको तमाम की तमाम चीज़ें और जितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉमनली वो एड्रेस कर दूं, बता दूं, गाइड कर दूं। बाकी अगर उसमें कोई कमी पेशी रह गई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि मेरी वो चीज़ें ये सारी मेरी ऑब्ज़र्वेशंस हैं। मैं भी कोई आपको कोई हतमी चीज़ तो नहीं बता रहा, लेकिन ये सारा जो प्रोसेस जिससे मैं ख़ुद गुज़र के आया हूँ, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस बेस पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। आई होप सो कि आप लोग भी ये सुनने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत सारे जो डाउट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो और बख़ैर व आफ़ियत हम तमाम लोगों को अपनी मंज़िल की तरफ पहुँचाए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।